बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात होगी स्मॉग के बादलों की, जो कि अब छटने लगे हैं और मौसम जो है वो कुछ उसमें बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। ये है हमारी टॉप 5 स्टोरी। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन हम ये भी सुन रहे हैं कि ना तो भारत वाली साइड पे ना ही पाकिस्तान वाली साइड पे किसान बाज नहीं आ रहे। जो फसलों के बाकियात हैं उन्हें आग लगाए जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन लाहौर और गिरदुनवा में मौसम में कदरे बेहतरी आई है। लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया है। इसके अलावा बात होगी ICC की वनडे रैंकिंग की, जिस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कब्जा है। नंबर 1 बॉलर हो या फिर नंबर 1 बैट्समैन, दोनों पे पाकिस्तानी बराजमान है। और इसके साथ साथ जो T20 का सिलसिला, T20 का टाकरा होने जा रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, उसके हवाले से भी बात करेंगे कि उसमें पाकिस्तानी जो शाहीन है वो किस तरह से अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हैं, जीत के सिलसिले को जारी रखते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बाबा गुरु नानक का यौम पैदाइश है। सिखों की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंच चुकी है। सिख यात्री बाबा गुरु नानक के यौम पैदाइश के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि ख़वातीन की खुद मुख्तारी क्यों ज़रूरी है, इस पर भी बात करेंगे और ये कैसे मुमकिन हो पाएगी। और आपको बताएं कि दुनिया भर में आज ज़्यादतीस का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, जिसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चा बच्चा ज़्यादतीस का मरीज़ बनता जा रहा है। इसकी अवेयरनेस के लिए आज दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जा रहा है। जी हाँ, और ये हमारी टॉप स्टोरीज जिन पर बात होगी, इस पर तफसील से बात होगी। और ये मर्ज़ भी ऐसा है कि अकेला नहीं आता, बल्कि अपने साथ और भी बीमारियों को साथ लेकर आता है। तो इससे बचना कितना ज़रूरी है, क्या क्या मुहर्रकात और असरात होते हैं इंसानी सेहत पर इसके। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन मौसम की। और बागों का शहर लाहौर, जिससे आलूदगी के बादल अब उससे छटने लगे हैं। ग्रीन लॉकडाउन की भी मस्बत असरात कुछ सामने आ रहे हैं। पता नहीं ग्रीन लॉकडाउन के असरात हैं या फिर मौसम में तब्दीली है, बिल्कुल, या फिर ये कोशिशें हैं, क्योंकि सर्दी भी आ रही है। तो सर्दी जब आती है तो साथ ही फॉग जो है वो भी आ जाती है। तो इस वक्त स्मॉग और फॉग मिल चुकी है। स्मॉग में कदरे बेहतरी कहा जा रहा है कि आई है। उसमें जो ड्यू ड्रॉप्स हैं, शबनम के जो कतरे हैं, शायद औस पड़ने की वजह से भी जो डस्ट और एलर्जी जिनकी वजह से हो रही थी, जो गैसें थी, शायद वो बैठ रही हैं, वो जरासीम बैठ रहे हैं। तो उसकी वजह से स्मॉग में कुछ हद तक कमी हुई है। बहरहाल जो इकदाम गवर्नमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं। उसके ऊपर रिपोर्ट देख लेते हैं। जी हाँ। बागों को शहर से आलूदगी के बादल छटने लगे। AQI लेवल कम होकर 432 पर आ गया। आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का नंबर दूसरा रहा। भारत का शहर दिल्ली फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक में थोड़ी सी कमी होने के बाद हुकूमत ने ग्रीन लॉकडाउन में कमी का ऐलान किया है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में पहले से प्लान किए गए खेलों के मुकाबले जारी रहेंगे। ताहम 18 साल से कम उम्र बच्चों को खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्मोक और धुंध से मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। बाद में मौसम बेहतर होने पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। DG PDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि मसनूई बारिश भी बरसा ले, लॉकडाउन लगा ले, अवाम के ताबुन के बगैर स्मोक कम नहीं हो सकती। अवाम से यही गुजारिश करूंगा कि इसमें अपनी जो नकलो हमल है इसको जितना महदूद रख सकें, मास्क का इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पे कोशिश करें कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कुछ स्मोक या पार्टिकुलेट मैटर्स की एमिशन हो सकती है उससे गुरेज करें। हुकूमत ने स्मोक से बचाव के लिए शहरियों से खसूसी एहतियात की अपील की है। नाज़रीन, स्मॉग से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि स्मॉग में किसी हद तक कमी आई है। इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर एजाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। स्मॉग में क्या वाकई कमी आई है या फिर ये हमारी गलत फहमी है? और इसकी वजूहत आपकी नज़र में क्या है? क्या मौसम में तब्दीली की वजह से हुई है या फिर जो ग्रीन लॉकडाउन लगाया जा रहा है, हुकूमती इकदाम हैं, ये वजह बन रहे हैं इस कमी की? जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये कम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का जो हो रही हैं। मौसम में थोड़ी बहुत जो तब्दीली आई है, एक ये भी वजह है। जो हुकूमती सतह पर जो मुख्तलिफ कोशिशें हो रही हैं वो भी उसमें उसका किरदार है। देखें, बात यह है कि जो सबसे बड़ी जो इसकी जो वजह है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर गो के हम इल्ज़ाम जो हैं वो स्टबल बर्निंग पे को भी लगाते हैं और भी मुख्तलिफ चीज़, उनका कंट्रीब्यूशन ज़रूर है। लेकिन ये है कि तकरीबन 70 से 80% जो अर्बन यूनिट लाहौर की रिपोर्ट पिछले साल की है शायद,
उसके मुताबिक 83% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। बिल्कुल ठीक अब है। आपने जो लॉकडाउन लगाया है उसकी वजह से जो गाड़ियों की मूवमेंट है उसमें बहुत कमी आई। उस कमी की वजह से उसके असरात जो हैं आपको नज़र आना शुरू हो रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो 1-2 दिन तो डॉक्टर साहब जो है आने वो वाले दिनों में अगर हम देखें तो बारिशों की भी नवीद सुनाई गई है कि 14 से ऑनवर्ड आगे जी, बारिशें होंगी। बारिशें भी स्मॉग में कमी की वजह बनती हैं या फिर जी। स्मॉग जो है वो बरकरार रहेगा बारिशें होती भी हैं अगर तो? नहीं ये जो देखें आर्टिफिशियल रेन की जो क्लाउड सीडिंग की जो बात हो रही थी उसकी यही बुनियादी वजह थी कि जी वो जो सेटल जो भी ज़रात हैं हुँ, वो उनको अगर वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो उससे जो है स्मॉग में बहुत ज़्यादा कमी होने के इम्कानात होते हैं। ठीक अब है। अगर बारिश हो ये ज़ाहिर है कि वो जो आर्टिफिशियल रेन की बजाय अगर एक नेचुरल जो बारिश होती है हुँ, तो उसके असरात ज़्यादा बेहतर होंगे क्योंकि वो एक ज़्यादा बड़े इलाके में आप कर सकते हैं। उसकी कीमत भी कोई नहीं है। तो और वो एक पॉजिटिव जो है ना वो जो क्योंकि क्लाउड सीडिंग जो आर्टिफिशियल रेन है जी। उसके हुँ। भी माहौलियाती असरात होते हैं, उसमें केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं मनफी जो कि असरात उसके नुकसानदेह बिल्कुल हो होते सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की कि सबसे जो बड़ी वजह है स्मॉग में इजाफे की वो ट्रांसपोर्ट है या ट्रैफिक की वजह से हैं। जो जी, पैदा होने वाला पोल्यूशन है, लेकिन हमने मुल्तान में भी देखा, मुल्तान की और लाहौर की आबादी में बड़ा फ़र्क है और वहाँ पे भी हमने देखा कि 2000 प्लस हो गया AQI। तो क्या वहाँ जी। पे भी यही या फिर वहाँ पे कोई और मुहर्रिकात हो सकते हैं? और मुहर्रिकात हो तो सकते हैं लेकिन जो वहाँ पे ये कम से कम ये जो स्टबल जो एग्रीकल्चर जो राइस की कल्टीवेशन कम होती है तो वो जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है। लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखें बारिश के ना होने की वजह से जो आपके जो ज़रात हैं चाहे वो मिट्टी के ज़रात हों चाहे वो ट्रैफिक के जो धुएं के ज़रात हों या भट्टों के ज़रात हों वो तो मुअल्लक रहेंगे हवा में। बिल्कुल। अब ये आहिस्ता-आहिस्ता एक्यूमुलेट 2-3 चीज़ें हैं। अब पिछली बार शायद हमारी बात हुई थी कि कराची में ये क्यों नहीं हुआ है। जी। कराची में इसलिए नहीं है कि हवा की जो रुख है वो समुंदर से जो है ये जो है ज़मीन की तरफ होता है। हुँ। जिसकी वजह से वो डिस्पर्स हो जाते हैं पार्टिकल्स। यहाँ पे जो है ये जो है ना लॉक हो जाती है हवा जो है वो अच्छा, कहीं एक मूव एक नहीं चीज़ और करती। भी है डॉक्टर साहब कि आप ठीक कह रहे हैं कि कराची में हवा इतनी तेज़ होती है कि वो इस सारी आलूदगी को अपने साथ बहा ले जाती है। लेकिन क्या जी, ये सिर्फ सर्दियों में हमें ये जो महसूस हो रहा है ये सर्दियों में ही इसमें जी, जी। इजाफा होता है स्मॉग में, या ये पूरा साल रहती है? सर्दियों में हमें नज़र आना शुरू हो जाती है, महसूस होना शुरू हो जाती है और जी, इसके जो असरात जी। मनफी बहुत असरात हैं ये तो पूरा साल फिर हमें बर्दाश्त करना पड़ते होंगे? जी। जी, बिल्कुल। ये सारा साल ही इसी तरह रहती है लेकिन सर्दियों में इसलिए ज़्यादा क्योंकि दिन का जो दर्जा हरारत है और जो सुबह या शाम से लेकर सुबह तक का जो दर्जा हरारत है, हुँ। वो उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो होता ये है कि हवा के दबाव की वजह से जो भारी ज़र्रात हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल वो ठीक है। जो नमी की वजह से वो और भारी हो जाते हैं और वो ज़मीन पर आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर्दियों में ये चीज़ हमें ज़्यादा नज़र आती है और वो नज़दीक हो बिल्कुल जाती है ठीक कि है। जब हम साँस ले रहे हैं, तो उसमें हमें महसूस होती है। तो डॉक्टर साहब गर्मियों इसकी में ये वजूहात पर सर्दियाँ अगर बात करें क्योंकि सर्दियों में भी आपने कहा गर्मियों में भी है सर्दियों में भी है, ये क्लाइमेट चेंज जी, की वजह से है, इसकी कोई और वजूहात भी हो सकती हैं क्योंकि अगर ये पोल्यूशन ये पोल्यूटेड जो गैसेस हैं अगर ये पूरा साल ही रहती हैं तो कोई ना कोई जी। वजूहात तो होंगी इसकी बेसिक रीजंस पर अगर हम जाएं तो क्लाइमेट चेंज कहा जा सकता है। नहीं, इसमें जो बेसिक रीज़न जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बहुत ज़्यादा जो है वो अहम किरदार है। दूसरा इंडस्ट्री और जो भट्टे हैं ये भी एक किरदार अदा करते हैं क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ है कि गर्मियों में ट्रैफ़िक जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक। ट्रैफ़िक इसलिए ज़्यादा होती है कि जो वर्किंग आवर्स आपके जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर्दियों में शाम को इशा के बाद जो है जो इशा तकरीबन 6:30-7 बजे होती है उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ट्रैफ़िक जो है सड़कों पे हम्म। कम हो जाती है। गर्मियों में जो शाम का टाइम है उसमें ट्रैफिक बढ़ना शुरू होती है और रात को 2-2 3-3 बजे तक जो है अगर आप सड़कों पे जाएँ आपको उसी तरह ट्रैफिक जो है वो नज़र आती है, ठीक। कुछ हद ट्रैफिक तक कम तो होती सर है। ये इकदामात किए जाने के बाद भी डॉक्टर साहब वही हम देख रहे हैं हाल ट्रैफिक का तो बिल्कुल कमी वाकई नहीं हुई है। हालांकि साउंड भी लगाया गया, लोगों को घरों तक महदूद किया गया, तफरीही मकामात बंद किए गए, लेकिन कोई उतना खास फर्क पड़ा नहीं है। लोगों के आदात और उनको बदलने में वक्त लगेगा। अगर हम बारिश की बात ये करें तो वो बारिश में कितनी कितनी स्मॉग में कमी आ सकती है, कितने फीसद आ जाएगी? देखें बारिश अगर अच्छी हो जाती है तो फिर तो कम से कम जो है हफ्ता 10 दिन अगर बारिश रहती है
या हर हफ्ते एक आध अच्छी बारिश हो जाए तो फिर तो ये स्मॉग का इशू जो है वो ना होने के बराबर होगा। ठीक। लेकिन अगर बारिश जो है कहीं स्कैटर्ड होती है, थोड़ी सी इधर होती है या बहुत बहुत कम होती है, तो उसमें फिर यही है कि एक आध दिन जो है वो उसके बारिश के असरात आप होंगे, उसके बाद दोबारा एक तो हम बारिश का इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि बारिश हो, उसमें कुछ मजीद कमी आए मौसम जी, में। सभी कर रहे हैं। और क्या तरीका, मुस्तकिल हल क्या हो सकता है स्मॉग में इस आलूदगी में कमी का, और हम इंडिविजुअली जी। एक शहरी के तौर पे क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हुकूमत तो कोशिश कर ही रही है। जी, देखें, आई थिंक एक चीज़ जो है, अगर अब दोबारा भी देखें कि रिसर्च जो बताती है कि आपकी ट्रैफिक की वजह से ये जो पोल्यूशन है, उसमें जो हमारी जिम्मेदारी है वो ये है कि आपकी गाड़ियां जो हैं, जो आप वो लेकर आते हैं, क्या ज़रूरी है कि आप उसको इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम से कम लाहौर में तो बहुत बेहतर जो है वो अवेलेबल है। उसके अलावा गाड़ी की ट्यूनिंग जो है, कैटालिटिक कन्वर्टर जो है, मैं अपने तौर पर बात कर रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी जी। गाड़ी की अगर ट्यूनिंग बर वक्त कराते हैं, इस्तेमाल जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो बेहतर ऑयल इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ उस पर भी कंट्रोल नहीं है। जो ऑयल इस्तेमाल होता है, जो पेट्रोल है, उसका जो हमारे यहाँ जो यूरो 3 या 4 चल रहा है, लेकिन जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है। हमें जो जिम्मेदारी हमारी है वो ये है कि अपने जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हवाले से अगर हम देखें कि कम से कम जो है उसका इस्तेमाल करें। जितनी बहुत अगर अर्जेंट है, फैमिली है, एक बंदा जा रहा है, उसकी बजाय कार पूलिंग जो है हम कर सकते हैं। चीज़ें तो लेकिन बहुत ऐसी हैं छोटी-छोटी जो की जा सकती हैं, लेकिन जिस तरह अभी आपने कहा था कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने लॉकडाउन, जो ग्रीन लॉकडाउन लगाया, उसके बावजूद जो है हम लोग नहीं सुधरे। हम उसी तरह जो हैं वो लगे हुए हैं। हमने जिसके तो डॉक्टर असरात साहब जो हैं, मास्क लगाने नहीं शुरू किए हैं अभी तक, क्योंकि हम बार बार बताते भी हैं, देखते भी हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, लेकिन हम मास्क फिर नहीं लगा रहे हैं। कोविड के दौरान भी यही सूरत हाल थी, लोगों को ज़बरदस्ती मास्क लगाने पड़े, फिर फाइन करने पड़े, उसके बाद लोग जो थोड़ा समझे और सुधरे। अभी भी वही सूरत हाल है। मेरा ख्याल है जो आपने फाइन की बात की है ना, ये इसको हम जो जुबान समझते हैं वही जुबान जो है हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये है कि हम अगर जब तक फाइन नहीं होंगे तो, और फाइन भी बड़े फाइन, मतलब अगर एक गाड़ी भारी वाले जो है जुर्माने। उसकी भारी जुर्माने, अगर उसकी ट्यूनिंग जो है वो उसको चेक करें कि कब करवाई थी लास्ट टाइम और अभी साल हो गया या 15 महीने हो गए हैं, तो उसको जुर्माना करें या आप वार्निंग दें और उसके बाद जो है ना बिल्कुल आप उसको सही कह रहे हैं कि जुर्माना बातों से हम समझने वाले नहीं, हमें सख्ती से ही समझाना पड़ेगा, जुर्माने आयद करने पड़ेंगे। और ये जो एक सर्वे आया डॉक्टर साहब के, लाहौर में रहने वाले अपनी ज़िंदगी के 4 से 5 साल या 4 से 7 साल कम कर रहे हैं इस तरह की आबो हवा में रहते हुए, ये इसमें कितनी सदाकत है? जी। ये तकरीबन ये मेरे ख्याल में 3 साल पहले ये स्टडी हुई थी। ये जो है उस वक़्त शायद इतना गौर नहीं किया गया, लेकिन अब जो चीज़ें और मज़ीद जो इदारे हैं उन्होंने भी रिसर्च की, तो उसमें यही है, देखें क्वालिटी ऑफ लाइफ जब आपकी ख़राब होना शुरू हो जाती है, और फिर जो सांस लेना जो है वो तो एक बच्चा जो पैदा होता खास तौर है पे जी आपने भी जिक्र कर रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, दमे के मरीज, ये तो सबसे ज़्यादा मुतासिर होते होंगे इससे। जी, जो वल्नरेबल, हाँ जी, खवातीन जो हैं, मतलब है कि इस हवाले से ये जो स्टडी है ये इसमें काफ़ी हद तक सदाकत है, और ये एक वैलिड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने की है। आई थिंक यूएन की कोई बॉडी है, उसने इसको एंडोर्स किया है। तो ये बज़ाहिर ये ऐसे लग रहा है। अब आप देखें कि इस वक्त जो लाहौर की सिचुएशन है या बाकी शहरों की, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी यही सूरत हाल है, उसमें यही है, हर कोई खांस रहा है, हर कोई आपके हॉस्पिटल्स में जो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके जो ये स्मॉग की वजह से उनके ऊपर असरात हुए हैं। तो आपकी अगर जिंदगी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर सफर करना शुरू कर देती, तो अल्टीमेटली जिस शख्स ने, वो तो कहते हैं कि जो अल्लाह ने जितनी लिखी है वो होके रहेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो हमें ये भी कहा गया है कि आप जो है एहतियात बरतें, आप ऐसे काम करें जो कि माहौल या कम से कम दूसरे लोगों के लिए तकलीफ दे ना हो। डॉक्टर साहब, माहौलियाती आलूदगी जो है ये बेसिकली दरख्त लगाए जाएं, उससे कम हो जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक तो हम उसके ऊपर कम करेंगे। हम ट्रैफिक के ऊपर अगर हम कोशिश भी कर लें तो कितने लोगों को आप जो घरों तक महदूद कर सकते हैं या एक एक गाड़ी को बाहर निकलने से रोक सकते हैं। तो फिर हम इसको किस तरीके से लॉन्ग टर्म फ़ायदा कोई हासिल कर सकते हैं? क्या हम दरख्त ज़्यादा लगाएं? क्योंकि इस शहर को, लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था, बागों से मंसूब किया जाता था। यहाँ पर इतने पार्क्स,
जितनी ग्रीनरी थी, आप क्या समझते हैं, दरख्तों का फुकदान शुरू हो गया है, कटाई शुरू हो गई है, उस वजह से है, या फिर कोई और मुहर्रकात भी हो सकते हैं इसमें? इसमें एक चीज नहीं है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन दरख्तों के हवाले से जिस तरह आपने कहा, एक बहुत अहम है कि दरख्तों का जो किरदार है वो सिर्फ छांव प्रोवाइड करना नहीं होता। दरख्तों के किरदार जो है वो बहुत ज्यादा वसी हैं। वो दरख्त जो है आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक जो है वो है, ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करता है। अब शहर जो जो बढ़ रहे हैं, अब आप ये देखें लाहौर जो है वो हर तरफ से दूसरे शहर के साथ जो है वो तकरीबन मिलना शुरू हो गया, शेखुपुरा के साथ लग गया, वो जो शादरा है वहां से आगे चले गया। इसी तरह जो आप इस तरफ चले जाएं सुंदर और इस तरफ चले जाएं वहां, तो हर तरफ से कसूर के साथ जो है वो लग गया। आपकी अर्बन प्लानिंग जो है वो सही तरीके से नहीं हुई, कच्ची आबादियां ज्यादा बनना शुरू हुई, और फिर क्या हुआ कि एट द कॉस्ट ऑफ ग्रीनरी आपके जो इलाके जहाँ पे फसलें होती थी, जहाँ पे बागात होते थे, वो खत्म हो गए और अब वहाँ उसकी पर जगह इमारतें बन गई हैं, सोसाइटियाँ बन गई हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम यहाँ पर लगाएं प्योरीफायर्स, जो कि बड़े बड़े प्योरीफायर्स लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में भी लगाए गए, ये प्रैक्टिस की गई, जब वहाँ पर इस तरह की पोल्यूशन और इस तरह के स्मोक का सामना उन्हें करना पड़ा, तो क्या यहाँ पर कारआमद साबित होंगे? हम यहाँ पर अगर लगाते हैं तो लाहौर को साफ कर सकते हैं या दीगर शहरों? मुस्तकिल हल भी होगा ये? जी, ये देखें, एक तो ये है कि मेरा ख्याल है कि चौथे पांचवें एक हफ्ते के अंदर अंदर चोरी होना शुरू हो जाएंगे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन यस एक हल हो सकता है, लेकिन ये कोई एक बहुत देर पा हल इसलिए नहीं है कि जो एक तरफ तो हम दरख्त काट रहे हैं जो कि यही काम जो है कुदरती तौर पर कर रहे हैं, दूसरे ये है कि इसके लिए आपको जाहिर है जो प्योरीफायर है उसके लिए भी आपको फिर केमिकल की जरूरत होगी, उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत होगी, उसकी अपनी जो है जो फुटप्रिंट है वो भी जो है वो होगा। एक हल जरूर है, ये इसी तरह ही है कि आप एक मरीज को जो एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज अहमद साहब आपके वक्त के लिए, और उम्मीद करते हैं हुकूमती इकदाम के साथ साथ शहरी भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि स्मॉग में कमी आए, पॉल्यूशन में कमी आए और माहौल बेहतर हो सके। बिल्कुल, हम मुख्तलिफ शहरों का अहवाल भी जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हम लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद का अहवाल भी जानेंगे। सबसे पहले हम अगर हम बात करें ओवरऑल शहरों की, तो इस वक्त तमाम शहरों की ही सूरत हाल है, खासतौर पे पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। पिंडी इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? सज्जाद चौधरी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सज्जाद, जुड़वा शहरों में सूरत हाल क्या है? ठंड के हवाले से भी बताइएगा और स्मॉग के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वा शहरों की अगर बात की जाए तो इस वक्त ठंड जो है काफ़ी बढ़ चुकी है। सुबह के वक्त और रात के वक्त जो है वो ठंड काफ़ी अच्छी खासी नज़र आ रही है। आज भी इस वक्त स्मोक की वजह से सूरज जो है जो अभी नहीं निकला। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वा शहरों का तकरीबन 200 तक पहुँच चुका है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रावलपिंडी में इस वक्त जो है बच्चों को छुट्टियां भी दी गई हैं स्मोक की वजह से। 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो है वो स्कूलों में छुट्टियां दी गई हैं। स्मोक रावलपिंडी में, जुड़वा शहरों में इससे पहले इस मौसम में कभी नहीं देखी। ये पहली दफा देखा जा रहा है कि अंदर स्मोक जो है वो वक्त से पहले रावलपिंडी, इस्लामाबाद में इस वक्त लॉकडाउन तो आप बता रहे हैं, क्या हुकूमती इकदाम पे अमल भी हो रहा है? ग्रीन लॉकडाउन क्या जुड़वा शहरों में भी देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हुकूमत की तरफ से स्कूलों में इस वक्त जो है वो छुट्टियां तो दे दी गई हैं, पर देखा ये जा रहा है कि जो 5वीं क्लास या 6ठी क्लास तक जो है वो बच्चे जो है वो स्कूल उनके बंद किए हुए हैं। उससे जो ऊपर वाली जो क्लासेस हैं वो अभी भी खुली हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर जैसे आपने कहा कि एहतियाती तदाबीर के किसी किस्म की लोग जो है वो कोई भी मास्क नहीं इस्तेमाल कर रहे। अस्पतालों में मरीजों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही, नज़ला, जुकाम, खांसी और डस्ट की वजह से लोग जो है वो बीमार जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इकदामात जो गवर्नमेंट की जानिब से किए गए हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं और उन पर अमल पैरा नहीं है। हम रूबा रूज की जानिब बढ़ते हैं, लाहौर में मौजूद है। रूबा, आप बताइएगा, इस वक्त लाहौर की सिचुएशन वैसे तो कहा जा रहा है कि काफ़ी बेहतर हो रही है, स्मॉग में भी कमी वाक़ई हुई है, आप इस वक्त क्या देख रही हैं? क्या इकदामात जो किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से उन पर अवाम अमल पैरा हो रहे हैं? और दूसरा, स्मॉग में कमी देख रही हैं आप?
जी बिल्कुल, लाहौर की सिचुएशन आपको मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त छाई स्मोक से नज़र आ रही होगी। गुज़िश्ता रोज़ कुछ AQI लेवल कम ज़रूर हुआ था, क्लाउड्स नज़र आए थे, लेकिन आज सिचुएशन वर्स्ट है। इस वक्त लाहौर का एवरेज AQI लेवल भी 755 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। CERP ऑफिस गुलबर्ग का एरिया है, वहाँ पे 1039 तक AQI लेवल पहुँच गया है। मुख्तलिफ एरियाज में 700, 800 एवरेज ये AQI लेवल रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये हज़ार्डस लेवल से 200% ज़्यादा है। तो ये सिचुएशन ठीक नहीं हो रही बल्कि मजीद वर्स्ट हो रही है। अब किया क्या जा सकता है, इस चीज़ को ज़रा समझने की ज़रूरत है। महकमा माहौलियात, महकमा मौसमियात ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। फैक्ट्रीज को सील कर रहे हैं, भट्टों को बंद किया जा रहा है, गाड़ियों को चलान किया जा रहा है, लेकिन AQI लेवल में बेहतरी नहीं हो रही। कल कुछ क्लाउड्स नजर आए, नमी हुई, AQI लेवल बेहतर हुआ हवाओं का रुख तब्दील होने की वजह से। तो कई जगहों पे सोचा गया कि लॉकडाउन में नरमी की जाए। यही वजह है कि आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बहाल कर दिया गया, मरी साइड पे स्कूल्स को ओपन कर दिया गया, लेकिन आज फिर से वर्स्ट सिचुएशन है। लाहौर एक मरतबा फिर से पहले नंबर पे है, कल दूसरे नंबर पे आया था। 8 बजे बंद करने के अहकाम दिए गए, उस पे मुकम्मल अमल दरामद हो पा रहा है? मार्केट्स को 8 बजे बंद करने के जो अहकामात किए गए, आउटडोर एक्टिविटीज़ पे पाबंदी लगाई गई, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। स्कूलों से छुट्टियां हुई हैं, शहरी तफरीह के वजह से रोड्स पर मौजूद हैं। अगर पार्क्स बंद हैं तो लोग एक दूसरे के घर जाने के लिए रोड्स पे मौजूद हैं। जब तक ट्रैफिक का बहाव कम नहीं होगा उस वक्त तक ये AQI लेवल बेहतर नहीं होगा, माहिरीन ये कहते हैं। तो रूबर, जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था, ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया था, वो कौन से हॉटस्पॉट एरियाज थे और वहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक बहाल है और वहाँ पर इस वक्त स्मॉग की क्या सूरत हाल है? लॉकडाउन लगाया गया था एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लाहौर प्रेस क्लब शिमला पहाड़ी के 1 किलोमीटर के अहाते के दौरान। वहाँ पे रोका गया था कि चिंची रिक्शा को एंटर नहीं होने दिया जाएगा, जनरेटर्स चेक किए जाएंगे, लेकिन पब्लिक का कोऑपरेशन अगर हम कहें तो जीरो है। हुकूमत ऐलानात जरूर करती है लेकिन उस पर अमल दरामद कराना पॉसिबल नहीं है। जीरो है, ये शायद वजह है। हिकमत अमली लोगों को अमल दरामद नहीं करवा पा रहे। और सजाद, आप बताइएगा, क्या जुर्माने किए जा रहे हैं जो वायलेशन कर रहा है, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं? जी बिल्कुल, देखें कमिश्नर और DC की तरफ से ये ज़रूर अहकामात जो हैं वो जारी किए गए हैं कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और जो भट्टे हैं उन पर जुर्माने आयद किए गए हैं। पिछले हफ्ते 81 लाख रुपया डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो भट्टे हैं उनके ऊपर जुर्माने किए गए और उसके बावजूद जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं या भट्टे हैं वो उसी तरीके से ही चल रहे हैं। जब ये जुर्माने वाली टीम जाती है और वो जुर्माना करके वापस निकलती है तो फिर से वो अपना काम शुरू कर देते हैं। जैसे कि राजा बाजार के रावलपिंडी के अंदर एक बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो चिंगची रिक्शे और उसके साथ साथ जो टोयोटा गाड़ियां हैं वो भी उसी तरीके से ही चल रही हैं, जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से ये अहकामात जारी किए गए। बहुत शुक्रिया सज्जाद चौधरी, रूबारूज लाहौर और दुर्गम शहरों से हमारे अपडेट कर रहे थे। और जिस तरह से रूबा बता रही थी, सज्जाद बता रहे थे कि लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे और हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम हैं इसी वजह से शायद नाकाफी दिखाई। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो क्या पे बात होगी। बिल्कुल जी, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए क्रिकेट की और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का भी और उसी को लेके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नाज़रीन चैंपियंस ट्रॉफी की नई विजुअल आइडेंटिटी रिलीज़ कर दी है और रिलीज़ की गई इस वीडियो में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होनी है, पाकिस्तान का लोगो दिखाया गया है और ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी ब्रांड का नया टाइपोग्राफिक लोगो भी जारी कर दिया जो कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल जी, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जिक्र में पाकिस्तान का मशहूर ट्रक आर्ट भी दिखाया गया है और इससे ये तो साबित हो गया कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी क्योंकि पाकिस्तान उसकी मेजबानी कर रहा है, वेन्यू तब्दील नहीं होने वाला। हमारे जो नाकदीन हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में खेलों को तरवीज मिले, उनकी ख्वाहिशें जो कि पूरी होने वाली नहीं है, पूरी होने वाली नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम आपको बताएं कि 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त देने के बाद अब पाकिस्तानी टीम का
मोराल जो है वो भी खासा बुलंद है। बैटर्स हों, बॉलर्स हों, उनमें वनडे रैंकिंग में भी जो है हमारी पोजीशन काफ़ी बेहतर हुई है। और फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी 3 दर्जे तरक्की के बाद अब पहली पोजीशन हासिल कर चुके हैं, जबकि रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान हैं जिनका दूसरा, जबकि जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज 2 दर्जे तनाजुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए हैं। इसी तरह से वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के हारिस रऊफ 14 दर्जे बेहतरी के बाद 13वीं पोजीशन पर आ गए हैं। वनडे बैटर्स की रैंकिंग में 825 पॉइंट्स के साथ बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार है और इस फहरिस्त में भारत के रोहित शर्मा दूसरे, शुभमन गिल तीसरे और विराट कोहली की चौथी पोजीशन बरकरार है। तो ये एक अच्छी बात है, आप अच्छा खेलेंगे तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी, आपकी रैंकिंग भी बेहतर होगी। और शायकीन क्रिकेट तो खुश होते ही होते हैं क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि अच्छा खेल हो। और जो पहला था वनडे उसके अंदर भी पाकिस्तानी शायकीन की तरफ से, क्रिकेट शायकीन की तरफ से तारीफ़ की गई थी कि आप हारे तो हैं लेकिन चूँकि आप लड़के हारे हैं, पूरी जान मारी है, तो ये चीज़ काबिल कबूल है। और फिर अगले दोनों ODIs के अंदर हिसाब चुकता कर दिया और बता दिया कि पाकिस्तानी टीम जो है ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के ऊपर टाइम तो मिल सकता है, लेकिन ये कि जब आप बिल्कुल जी शाहीनों ने वनडे के बाद अब T20 सीरीज पर भी नजरें जमा ली हैं और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1 बजे शुरू हो जाएगा। हमारी टीम बड़ी पुराज़म नजर आ रही है, मोराल बड़ा हाई दिखाया जा रहा है, मगर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है क्या उसको हम टक्कर दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। T20 के अंदर भी क्या चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या अहवाल है, क्या खबरें हैं, क्या उम्मीदें हैं। आपको वेलकम कहेंगे जो सब पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो उस पर भी बात करेंगे हम, चैंपियंस ट्रॉफी में जो हो रहा है आज का जो मैच है, ज़रा उसका जायज़ा ले लेते हैं कि प्लेइंग 11 से कितनी उम्मीदें हैं, जीत का तसलसल जारी रहेगा? देखिए, तसलसल जारी रहना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने जिस ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में वनडे सीरीज़ में शिकस्त दी है, उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान सीरीज़ जीता बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इनाम के तौर पर जो ICC रैंकिंग है वो भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों में। देखिए, जब हम टॉप पर आते हैं तो पूरी दुनिया की नज़रें फिर हम पर होती हैं और तो बढ़ता है, फिर मोराल बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है और आप समझते हैं कि। और दूसरा जो अब कप्तान की तब्दीली है ना, और ख़ास तौर पर मोहम्मद रिजवान वो कप्तान है जिसने, अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, क्योंकि T20 क्रिकेट है सुपर लीग, तो उसमें मुसलसल 3-4 इवेंट से वो फाइनल खेला और एक फाइनल जीता है। और उसने मुल्तान सुल्तान में बिल्कुल आम खिलाड़ियों, उसकी टीम में कोई बड़े नाम नहीं थे, तो उसके बावजूद भी वो फाइनल तक अपनी टीम को लेके जाता था। ये तनकीद हो रही है, ये ऑस्ट्रेलिया पर भी हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो की प्लेयर्स थे उन्हें साइड पे किया, जिसकी वजह से हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने भी आउट क्लास किया है तमाम शोबों में। बैटिंग में भी पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि आप उनके पिचेस पे खेल सकते हैं। देखिए जी, उनकी जो तवज्जो थी ना, हर चीज़ का एक फोकस होता है कि मैंने ये अचीव करना है। अब ऑस्ट्रेलिया का जो फोकस है टेस्ट क्रिकेट में, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए उसने पाकिस्तान से वनडे सीरीज से अपने प्लेयर निकाले और उसकी तैयारी के लिए उधर भेज दिए ताकि कोई प्लेयर इस सीरीज़ में अनफिट ना हो जाए, और ताकि जो भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है और भारत भी कोशिश करेगा। देखिए, भारत का भी यहाँ पे सब चीज़ें स्टेक पे लग गई हैं। उनके जितने टॉप प्लेयर्स हैं, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, शुभमन गिल हो गया, जो उनके बॉलर्स हैं, और उन सब का स्टेक पे लगा हुआ है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 4-0 से जीतेंगे या 4-1 से जीतेंगे, तो फिर वो जाकर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो 25 में इंग्लैंड में ओवल में खेला जाना है, लॉर्ड्स के ग्राउंड में खेला जाना है, तो वहाँ फाइनल के लिए अब सब चीज़ें उनकी स्टेक पे लगी हैं। जहाँ पर भारत है वहीं पर ऑस्ट्रेलिया, उन दोनों ने इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अपने मेन प्लेयर्स को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में ड्रॉप किया। और दूसरी बात जो T20 सीरीज की बात है, T20 सीरीज में हमारे 6 नए प्लेयर्स शामिल हो रहे हैं जो 1-2 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हुए हैं और उनके पास वसीम प्लेइंग 11 है, उससे आप मुत्तफिक हैं, आप कहते हैं कि वो ठीक है। अगर हम कप्तान की बात कर लें, मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से कप्तानी की है, उनकी कप्तानी में एक मर्ज टीम खेलती हुई नजर आई, पाकिस्तान के लिए खेलती नजर आई, टीम की बाउंडिंग बड़ी मजबूत नजर आई, तो क्या इसका क्रेडिट आप मोहम्मद रिजवान को देंगे? जी बिल्कुल, रिजवान को देना पड़ेगा। रिजवान ने टीम को 1 यूनिट में तब्दील किया है और जो टीम के अंदर तफरका था या एक ग्रुप बंदी थी उसको ख़त्म किया है। जहां पर रिजवान का किरदार है वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का भी किरदार है। वो इसलिए भी किरदार है कि उन्होंने उनको बाख्तियार कप्तान बनाया और उन्होंने कहा कि कोई बंदा आपको आंखें दिखाएगा उसकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं होगी। बिल्कुल ठीक।
तो ऐसी अब सूरत देखें ना में कि अब वही हमारे पुराने प्लेयर्स भी तो चौधरी साहब परफॉर्म कर रहे हैं। शाहीन ने जिस तरह से बॉलिंग कराई है, हारिस ने करवाई है, नसीम ने करवाई है, तो इस बार भी लग रहा है कि T20 के अंदर भी यही पेसर्स हमारे चलेंगे, अपना जादू चलाएंगे। देखिए जी, मैं तो ऑस्ट्रेलिया के 4 मरतबा टूर कर सका हूँ और 3 वर्ल्ड कप मैंने वहाँ पे कवर किए हैं, और उसके अलावा जो कॉमनवेल्थ गेम्स वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया की सरफेस है ना, वो फास्ट बॉलर्स के लिए हमेशा से मददगार रही है। तो वहीं पे हमारी जो फास्ट बॉलिंग का जादू वो सब चढ़ कर बोला है, और पाकिस्तानी पेसर ने बताया कि वो दुनिया के वही पेसर हैं जिन्होंने पाकिस्तान टीम का हमेशा ग्राफ ऊपर लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने भी कमी नहीं छोड़ी है। गो के आप कह रहे हैं कि वो फास्ट बॉलर्स की पिच है, लेकिन इसके बावजूद आपके अपने बल्लेबाजों को भी क्रेडिट दें कि उन्होंने जमकर खेला है। नहीं, वो देखें, जब आपको टारगेट ही 160-140 का मिलेगा तो बल्लेबाज तो उस पर भी अगर नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर तो कोई हाल नहीं है। टारगेट चेंज करना तो एक अलग बात है कि टारगेट था ही छोटा सा, एक महदूद सा टारगेट था, लेकिन बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस, अदरवाइज तो हमारे बल्लेबाजों की मैं परफॉर्मेंस देखिए, मैं इस पे राजी नहीं हूँ। मैं इस पे ये हूँ कि अगर बल्लेबाज यहाँ पर पहले बैटिंग करते और 300 रन बनाते बोर्ड पर, फिर मैं कहता हमारे बल्लेबाजों ने भी शानदार तो मानेंगे कि जो एक जुर्रत का मुजाहरा किया है, जो ट्रैक रिकॉर्ड था, रेशो पहले खेलने वालों की या पहले बैटिंग करने वालों की ज़्यादा थी जीत में, लेकिन उसके बरखिलाफ पहले बॉलिंग की और उसमें भी आप जीते हैं। जुनैद, पाकिस्तान क्रिकेट का ये पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री है, आप उठा के देख लें पीछे पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री। चेज करने में हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान को जब भी मैच जितवाए वो फास्ट बॉलर्स या बॉलिंग के सर पर, हमारे पास सईद अजमल बहुत अरसे तक पाकिस्तान के रहे, यासर हमीद पाकिस्तान के लिए वो बड़े बड़े अरसे तक वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया, यासर शाह, बल्कि यासर हमीद कह रहा हूँ, यासर शाह ने बहुत अरसे तक कमान संभाली रखी, शुएब अख्तर ने, वसीम अकरम, वकार यूनुस, अब शहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, नसीम शाह, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मैं सब जाते जाते बताइएगा चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, क्या पाकिस्तान में भारत आ रहा है या न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगे, या फिर पूरी की पूरी इवेंट जो है कहीं और जा रहा है, जिस तरह से खदशात इंडियन मीडिया उसका बवेला कर रहा है? यहाँ पे भारत माइनस भी हो सकता है। देखिए जी, ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई पैगाम आ रहा है, ना कोई मैसेज आ रहा है, ना कोई उनकी तरफ से ऐसी कोई मीडिया टॉक हुई है, और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐसी कोई मीडिया टॉक। मास वाई कि जो मोहसिन नकवी ने लास्ट टाइम कहा था कि भारत के लिए हम यहाँ पर तैयार हैं और भारत को यही स्टैंड लिया पाकिस्तान का ये स्टैंड बनता था, क्योंकि हम मेज़बान हैं, हमारा ये स्टैंड बनता है और आखिरी वक्त तक यही रहेगा। कोई फायदा होगा इसका? आप देखें, आपने एशिया कप में भी आखिरी वक्त तक स्टांस वही कायम रखा कि इंडिया को पाकिस्तान में आना होगा। फिर अगर वेन्यू तब्दील नहीं होता तो क्या कोई टीम तब्दील हो सकती है? भारत नहीं तो कोई और टीम आ सकती है? टीम कोई नहीं तब्दील होगी, ये आप मेरी बात लिख लें। ठीक है, भारत ही आएगा, भारत इस टूर्नामेंट में खेलेगा, क्योंकि इसके साथ साथ इस टूर्नामेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा इस टूर्नामेंट के बाद उन ममालिक को मिलता है, तो लिहाजा भारत इसमें शरीक होगा, बेशक वो न्यूट्रल वेन्यू पर चला जाए। अब लेकिन अभी ये हतमी फैसला नहीं है, ये फैसला अभी लेट होगा। और ये भी साथ साथ आपको बताता चलो, चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो भी ताखीर का शिकार हुआ और आईसीसी इस पे फंसा हुआ है। इसमें ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह नहीं है या हमारे स्टेडियम की अपग्रेडेशन वजह नहीं है। इसकी वजह यह है कि भारत ने जो आईसीसी को एक खत लिख दिया है कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आईसीसी को वो शेड्यूल तरतीब कर देने में मुश्किलात का सामना है। उम्मीद यही है कि इस महीने के एंड से पहले वो हो जाएगा। चलें जी, इंशाल्लाह। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग उम्मीद जाहिर करते हैं कि हो बेहतरी आए इसमें और भारत ज़रूर पाकिस्तान में खेलने के लिए आए, ताकि इससे ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। मशरक़ वस्ता पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। इजराइल मजलूम फ़लस्तीनियों पर बारूद गिराने से बाज नहीं आया है। गज़ा में इजरायली बर्बरियत का सिलसिला रोज़े अव्वल की तरह अब भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जैसे इमदादी सामान तकसीम किया गया तो उसके बाद फ़ौरन से इजराइल की जानिब से फोर्सेस ने शुमाली गज़ा पर उनकी पनाहगाहों पर हमला किया है। इस पर बात करेंगे। मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मशरिक़ वस्ती अमूर। वेलकम टू शो सर। मंसूर जाफ़र साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इजराइल की जानिब से जारहाना कार्रवाइयाँ जारी हैं और एक बार फिर से जैसे ही पहले तो सामान की वहाँ पर तरसील नहीं होने दी जा रही थी, जब इजराइल की जानिब से इस बात की इजाज़त दे दी गई और फ़लस्तीनियों को वो सामान पहुँच गया और उस सामान की तकसीम जारी थी, जब फिर से उनके ऊपर हमला कर दिया गया और पनाहगाह के ऊपर हमला कर दिया गया। ये क्या चल रहा है, क्या तरीक़ाकार क्या है इजराइल का?
यकीनन जी, इसराइल की जो जारहियत और बर्बरियत है, ये मैं समझता हूँ उसके मज़ालिम के बाब में एक ऐसा शर्मनाक इज़ाफ़ा है कि जिसकी कम से कम जो मौजूदा जंगी तारीख़ है, उसमें मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि उसमें भी जो ह्यूमन कॉरिडोर है, वो हमेशा खुला रखा जाता है ताकि लोगों को ग़िज़ाई इमदाद और इसी तरीके से उनको जो तिब्बी इमदाद है, वो पहुँचाई जाए। लेकिन इसराइल एक ऐसा दुश्मन है कि जिसने जंग के वो आलमी कवानीन जिस पर खुद अक़वाम मुत्तहिदा में इसने दस्तखत कर रखे हैं, मुख्तलिफ कन्वेंशंस पर दस्तखत कर रखे हैं, उन्हीं की वायलेशन जो है वो आए रोज़ अपने इक़दामात के ज़रिए कर रहा है। इससे पहले आपको याद होगा इसी तरीके से मुख्तलिफ लोगों को इस इलाके से गज़ा से इन्होंने गिरफ़्तार किया बल्कि अगवा किया और उसके बाद उन्हें तकरीबन 3-4 माह बाद जब छोड़ा गया तो जैसे ही वो इनकी सरहदी क्रॉसिंग करके गज़ा के इलाके में दाखिल हुए तो उन्हें भी इसी तरीके से गोलियों से भून दिया गया। तो ये वहशत और बर्बरियत जो इसराइल का एक ख़ासा है और ख़ास तौर पे इस तरीके से वो मकामी अवाम को टेरराइज़ करना चाहता है, उन्हें खौफज़दा करना चाहता है कि आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे और ये इलाका नहीं छोड़ेंगे तो आपका यही अंजाम होगा। लेकिन सलाम है उन फ़लस्तीनी और गज़ा के अहलियान पर कि जो इस भूख, नंग और अफ़लास बल्कि कहत की अमली सूरत हाल के बावजूद अपना इलाका छोड़ने से डटे इनकारी हुए हैं, हैं। डटे हुए हैं। और इस वक़्त भी इस वक़्त भी जो शुमाली गज़ा का इलाका है, जी। वहाँ बिल्कुल एक अमली कहत की सूरत हाल है क्योंकि वो टोटल ब्लॉकेड का शिकार है। यहाँ तो फिर भी रफ़ा से कुछ ना कुछ चीज़ें पहुँच जाती हैं जनूबी इलाके में, लेकिन शुमाली इलाके को उन्होंने बिल्कुल बंद कर अच्छा रखा मंसूर है। साहब, ये हमने देखा कि सऊदी अरब में भी अरब इस्लामी सरबराह इजलास हुआ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। MBS की तरफ से भी इस बात का बरमला इजहार किया गया कि वहाँ पे नस्लकुशी मुसलसल जारी है इसराइल की तरफ से, एलामिया भी जारी हुआ, लेकिन क्या वजह है कि कोई असर नहीं हो रहा उसका? कोई भी इस तरह का इजलास होता है, कोई भी यूनाइटेड नेशन का हो, अमेरिका की तरफ से भी अगर अल्फाज की हद तक ही कहा जाए तो हम हमलों में इजाफा देखते हैं, उसमें कमी नहीं आ रही। देखिए जी, जहाँ तक तो सऊदी अरब में होने वाले अरब इस्लामिक समिट का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ ये इस पूरे यानी जो डिप्लोमेटिक मूव थी उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है या जो फैसले जो है इजलास में ही सामने आए हैं। लेकिन क्योंकि उनका उन फैसलों का बहुत सारा जो ताल्लुक है वो दीगर ममालिक के साथ है। जैसे अगर ये मुतालबा किया गया इसराइल दुनिया से कि वो इसराइल को असले की सप्लाई बंद करे तो वो यकीनन दीगर मुल्कों से मुतालबा किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो इस इजलास में शरीक कई ऐसे रुकन ममालिक हैं कि जिनकी खुद फ़ज़ाई हदूद जो है वो उस अरसले की तरसील के हवाले से एक रूट के तौर पे इस्तेमाल होती है। कम से कम वो अगर ये ऐलान कर देते कि हम अपने ऊपर से किसी ऐसी प्रवास को या किसी ऐसे बंदरगाह को अपने किसी ऐसे बहरी जहाज को अपनी बंदरगाहों से नहीं गुजरने देंगे कि जो इसराइल के लिए असला ले जाने वाला होगा, तो ये मैं समझता हूँ ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज जाता। लेकिन उसके असलहा साथ-साथ मैं समझता भिजवाने हूँ वाला सुपर पावर है, ये भी तो देखें आप। और सुपर पावर जो है वही इस वक्त इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और हमास की जानिब से जो इस वक्त इल्ज़ाम कहीं या इसमें हकीकत है, ये आप बताइएगा कि जो कहा जा रहा है कि जो नस्लकुशी हो रही है इसराइल की जानिब से उसमें अमेरिका बराबर का शरीक है, उसका भी हाथ उतना ही है जितना इसराइल का है। तो ये इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, जहाँ तक तो नस्लकशी के इल्ज़ामात और इसी तरीके से दीगर जंगी जराइम के इल्ज़ामात हैं, इस पे तो अब खुद बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ जो है उसने मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। हमास तो यकीनन एक फ़रीक है, उसकी बात को अगर हम कोई वज़न ना भी दें तो इस वक्त पूरी दुनिया, खुद मग़रबी मीडिया, अमरीकी मीडिया, तमाम का तमाम जो है वो इसराइली इक़दामात को इसी ऐनक से नहीं, देख रहा है। अमेरिका और उसकी बराबर यही का तशरीह हिस्सेदार है। और हमास ये कहता है कि अमेरिका बराबर का हिस्सेदार है नस्लकुशी करने में इसराइल के साथ। देखिए जी, जहाँ तक इस 1 साल की जंग का ताल्लुक है, अगर आप उसका जायज़ा लें तो ये जंग बुनियादी तौर पे अमेरिका ही लड़ रहा है और ये अपनी आउटपोस्ट इसराइल के ज़रिए लड़ रहा है। क्योंकि इस वक्त जिस बड़े पैमाने पे रोज़े अव्वल से अमेरिका इस जंग में शरीक है, चाहे वो अपने मशवरों की शक्ल में हो, अपने असले गोला बारूद की शक्ल में हो, और इसराइल तो आगे एक एग्जीक्यूशनर है, वो उनके उन अहकामात पर अमल बजा ला रहा है और उनको उसी अंदाज से एग्जीक्यूट कर रहा है जिस तरीके से अमेरिका इस खित्ते का मंसूर नक्शा साहब, जो है अभी वो अपनी मर्जी के हाल ही मुताबिक में तुर्क सदर की तरफ से, तैयब एर्दोगान साहब की तरफ से कहा गया है कि तमाम जो ताल्लुकात थे सिफारती सतह पे हों, तिजारती सतह पे हों, वो हम मुनक़ता करने जा रहे हैं इसराइल के साथ। ये पॉलिसी कितनी इफेक्टिव हो सकती है? वो तमाम ममालिक जो समझते हैं कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है इसराइल की तरफ से, उन्हें बायकॉट करना होगा फ़लस्तीन का, फ़लस्तीनी प्रोडक्ट का, सिफारती तौर पर भी।
देखिए जी, जहाँ तक तो बाइकाट का ताल्लुक है, तो अगर तुर्की के इस दावे ही की बात की जाए, तो तुर्की ने इसराइल के साथ तिजारती बाइकाट के हवाले से ऐलान किया है, लेकिन उसका तोड़ ये निकाला गया कि मुख्तलिफ तुर्क कंपनियों ने फ़लस्तीन के अंदर, जो ग़र्ब उर्दन के अंदर कंपनियाँ हैं, उनके साथ माहिदात कर लिए और अब सामान जो है वो ग़र्ब उर्दन आता है तुर्की से और वहाँ से वो इसराइल जाता है। अगर आप उसका इस वक़्त तिजारती हुजम देखें तो वो इतना बढ़ गया है और इसी तरीके से अब बड़े पैमाने पे मुख्तलिफ कंपनियों ने, क्योंकि अब गज़ा की तामीर नौ का मरहला दरपेश है या इसी तरीके से इसराइल में जो तबाही हुई है उसको उन्होंने ठीक करना है। तो उसके लिए जितने बड़े पैमाने से तुर्की से ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी और सरिया और इस नौइयत की चीज़ें जो हैं वो इस वो भी वक़्त भेजा जा रहा है, फ़लस्तीनी तिजारत कंपनियों जो है के वो ज़रिए हो रही वहाँ है। पहुँचाए जा रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो तमाम ममालिक जो हैं वो तिजारत तो कर रहे हैं, वो तमाम तर ताल्लुकात उनके इस्तवार हैं, लेकिन दावे ये किए जाते हैं कि वो ताल्लुकात जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि जंग बंदी हो। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मशरिक़ वस्ती अमूर। और जिस तरह से कि तमाम ममालिक जब तक सिर्फ दावे करते रहेंगे और एक पेज पर इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक शायद इस जंग बंदी के लिए कोई इकदाम ना किए जा सकें। अभी वक्त है हेडलाइंस का, जिसके बाद हाजिर होंगे और शामिल करेंगे दीगर इशूज़। हमारे साथ रहिए। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। कुछ बात हो जाए ख़वातीन की खुद मुख्तारी की। हमारे माशरे में नाज़रीन जब खुद मुख्तारी की बात होती है ख़वातीन की ख़ास तौर पे, तो बहुत से एतराज़ात उठने लगते हैं और एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाकायदा इसके ख़िलाफ़ दलाइल भी दिए जाते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि ख़वातीन का खुद मुख्तार होना जदीद दौर का तकाज़ा है और माशी खुद मुख्तारी का मतलब है कि किसी फ़र्द को अपनी माशी ज़रूरियात पूरी करना और माली फ़ैसले करने का इख्तियार देना। और हमारा दीन भी ये कहता है कि ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाया जाए, उन्हें तालीम दी जाए ताकि वो जो अगली जनरेशन जिसकी तरबियत उन्होंने करनी है वो अच्छे तरीके से कर सके। तो इस पर एतराज़ किसको होता है? वैसे हैरत वाली बात। और आज का जो महंगाई का दौर है उसमें अगर आपके घर की औरत जो है वो भी मुआशी तौर पर मजबूत है, मुस्तहकम है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की शादियां हैं, आपका हाथ बटा सकती है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसके अगेंस्ट लोग हैं, इसके ऊपर इख्तलाफात रखने वाले लोग हैं, ज़ाहिर है वो भी सोसाइटी में मौजूद हैं। तो किस तरह से औरत को हम खुद मुख्तार बना सकते हैं एक अच्छे तरीके से, तो इसके ऊपर बात करने के लिए डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो यही कि बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि इस बात के अगेंस्ट है कि ख़वातीन को खुद मुख्तार नहीं होना चाहिए। मैं भी हूँ। आप भी इस फिक्रे में थोड़ा सा एक झोल है, हम उसे पहले ठीक कर दें ताकि प्रोग्राम सही रुख पे चला जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि ख़वातीन की खुद मुख्तारी, वो बात चली जाती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हम बात करना चाहते हैं ख़वातीन की माली मुआशी खुद मुख्तारी के, वो अपनी फाइनेंस में इंडिपेंडेंट हों, अपनी मर्जी की शॉपिंग करें, बच्चों के लिए खर्च करना चाहें, किसी को देना दिलाना चाहें, फैमिली को चलाने के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएं। एक्चुअली जब हम कहते हैं ना औरत खुद मुख्तार हो, तो ये माली खुद मुख्तारी या मुआशी खुद मुख्तारी की बात है बेसिकली। लेकिन जब हम इस लफ्ज़ को वेक कर देते हैं कि औरत की खुद मुख्तारी, तो फिर वो उस तरफ बात चली जाती है जिसका शिकार इस वक्त हमारा माशरा हो रहा है। मगरबी NGOs शिद्दत के साथ हमारे ऊपर जलगार कर रही हैं। वो क्या है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा ख्याल है माशी खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये जो फेमिनिज्म तबका है ये तो फिर इस कॉज को बल्कि डैमेज भी कर रहा है, मैं ये समझता हूँ। बजाय इसके कि वो स्ट्रेंथन करे ख़वातीन को, वो कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो हमने पहले सब चीज़ टॉपिक ठीक कर लिया कि ये माली व मुआशी खुद मुख्तारी की हम बात कर रहे हैं। ज़रूरत क्यों है डॉक्टर साहब? ये भी ज़रा इस पर भी रोशनी डालिए। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि मैडम ने कहा कि एक तबका माली और मुआशी खुद मुख्तारी के भी खिलाफ है। तो बिफोर द प्रोग्राम हम जब आपस में बात कर रहे थे तो मैडम ने सैयदा खदीजा की बात की और सब लोग सिर्फ सैयदा खदीजतुल कुबरा ही की बात करते हैं कि शायद वो एक ही खातून थी। अब अगर आप इसे देखें तो रसूल पाक की दूसरी ज़ौजा सैयदा ज़ैनब बिनते जहश, वो भी कारोबारी खातून थी। सैयदा रसूल पाक की फुफी सैयदा सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, वो भी कारोबारी उमूर की माहिर थी। रसूल पाक की बेटी सैयदा रुक़ैया बिनते मोहम्मद, जो सैयदना उस्मान के अक़द में थी, वो भी कारोबारी समझ बूझ रखती थी। उसके बाद एक सैयदा शिफा, उनका नाम ही शिफा था और वह अमूर तिब में जड़ी बूटियों का इल्म जो है उसमें वो महारत रखती थी। इस तरह की आपके सामने एक दर्जनों मिसालें हैं जो सैयदना रसूल करीम के दौर में, फिर खुलाफाए राशिदीन के दौर में, फिर इस्लाम के अरूज के दौर में सामने आई, जहाँ औरतों ने शाना बेशाना हर मैदान में बशमूल मालियाती मैदान में मर्दों का साथ दिया। तो आज भी अगर हम ख़वातीन को वो मौक़े प्रोवाइड करें कि वो अपनी इज़्ज़त और इफ़्फ़त की हिफाजत के साथ अपने आप को ख़ास दायरे में रखते हुए अच्छे एनवायरनमेंट में रह के अगर वो
सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें, अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें, अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें और ओवरऑल उम्मत के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। आई थिंक दिस इज़ अ नोबल काज। अच्छा, जो मज़हब को टारगेट करते हैं, आपकी इन तमाम मिसालों से वो तासुर भी ज़ाहिल हो गया कि मज़हब इसकी मुमानियत नहीं करता बल्कि वो इसकी तरवीज करता है। देखिए, मज़हब तो सिर्फ एक दायरा देता है, एक फ्रेमवर्क देता है कि आपका ये दायरा है, इस दायरे में रहते हुए आप जो मर्जी करें। एक तरीका बताया उसने, उस तरीके में रहते हुए आपको आज़ादी है। और आजकल तो ज़्यादा आज़ादी इसलिए मिल गई आपको कि दुनिया जब ग्लोबल विलेज बनने की तरफ आई तो आपने देखा कि आप घर बैठे दिन हो रात हो किसी भी वक्त अपना काम कर सकते हैं। अब आप जॉब्स करने की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं। पहले होता ये था कि जो कम पढ़ी लिखी ख्वातीन होती थी वो सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, कोई कशीदाकारी दस्तकारी का काम सीख रही हैं। पहले देखिए कंट्रीब्यूट तो वो भी कर रहे हैं। पहले वो होता था। उसके बाद जब लड़की पढ़ जाती थी तो उसके बाद या उसके पास टीचिंग बचती थी, मेडिकल की फील्ड बचती थी या नर्सिंग में चली जाती थी। बहुत लिमिटेड फील्ड्स थी। आज जब दुनिया ने एक्सपेंड किया, विजन बढ़े, लोगों को पता लगा कि दुनिया कितनी बड़ी है, तो फिर इतनी मज़े की चीज़ें सामने आई कि वो ख्वातीन जिस कैलिबर की हैं उस कैलिबर पर अपने दायरे के अंदर रहते हुए वो अपने फैमिली सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम कर सकती हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये समझते हैं कि जो एक औरत एक बच्चा पैदा कर सकती है, उसे पढ़ा लिखाने में उसका बहुत सपोर्ट कर सकती है, उसे जवान कर सकती है और उसे इस काबिल बना सकती है कि वो सोसाइटी में मूव कर सके, तो वो औरत बिजनेस वुमन भी हो सकती है, वो औरत जॉब भी कर सकती है, वो औरत फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होनी चाहिए और ये उसकी ज़रूरत भी है और उसका राइट भी है। ये आप मानते हैं? औरत थोड़ी सी जज्बाती होती है। इस अभी आपने बात करते करते वो बच्चे के पैदा होने का भी सारा क्रेडिट से लेकर आखिर तक खातून को दे दिया, हमने मान भी लिया। और अभी शुक्र आपने वो मुहावरा नहीं सुनाया वो जिसमें कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। उन्होंने ब्रेक में सुनाया था। और वो पूरा मुहावरा यही है, ये अपना आधा मुहावरा है। पूरा मुहावरा ये है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत और नाकाम मर्द के पीछे कई औरतों का हाथ जी, होता है। वो बात इसीलिए जाता है कि एक ही होती है। एक औरत का हाथ होता है। ये तो वो हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो खातून को अगर उसके दायरे कार समझा दिया जाए कि ये आपकी लिमिट्स हैं, ये अखलाकी इक़दार हैं, ये आपकी फैमिली की इक़दार हैं, ये दीनी इक़दार हैं, इसके अंदर रहते हुए आप अपनी बेटरमेंट के लिए, फैमिली की बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए सब कुछ कर सकती हो जो इस दायरे में आता है। मेरा ख्याल है इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी बड़ी फील्ड है कि हम मुआशी आज़ादी की तरफ जा सकते हैं, यकीनन जा सकते हैं। इसके फ़वाइद फिर क्या क्या हैं डॉक्टर साहब? अगर सही मायनों में अपने लिमिट्स को पहचानते हुए समझते हुए अगर फ्लरिश करे खातून, उसकी उस तरह से ग्रूमिंग हो, उसको उतनी आज़ादी भी दी जाए, क्या क्या समरात हो सकते हैं? देखिए, जो मिडिल क्लास की अगर बात करूँ ना पहले तो मिडिल क्लास में 80% से ज़्यादा झगड़े मियाँ बीवी के मालियाती प्रॉब्लम्स की वजह से शुरू होते हैं। यही सद्देबाब हो जाएगा। पहली बात है, उसका सद्देबाब हो जाएगा। फिर आप अपने बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी एजुकेशन, वो सारा कुछ शौहर के साथ जब शाना बिशाना खड़ी होंगी तो वो दे सकेंगे। आपके वालिदैन अगर बूढ़े हैं खातून के तो वो हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं है सपोर्ट कर सकते। लेकिन अगर आप खुद कमा रही हैं तो आपके पैसों पर शौहर का हक नहीं है। आप अपने पैसों को जहाँ चाहे खर्च करें। आप अपने पैसों को अपने माँ बाप के लिए खर्च कर सकती हैं, चैरिटी में खर्च कर सकती हैं, जहाँ मर्जी कर सकती हैं आप खर्च। फिर आप सब के सब जब मिल के काम करते हैं, मुल्क की इकॉनमी बेहतर होती है, पूरे का पूरा मुल्क बेहतर हो जाता है। इस वक्त अगर पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में से 5 करोड़ कमाते हैं और बाकी 20 करोड़ बैठ के खाते हैं, तो अगर ये तादाद डबल हो जाए तो हमारी इकॉनमी भी बेहतर हो जाएगी, मालियाती मामलात बेहतर हो जाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि जब ख़वातीन कमाने लगती हैं तो उनके नखरे बहुत हो जाते हैं, रिश्ते नहीं मिलते हैं उनको, उनकी नाक पर कोई रिश्ता नहीं बैठता है। अगर वो घर शादीशुदा हैं तो शौहर को कुछ नहीं समझते क्योंकि वो खुद कमा के ला रही होती हैं। तो ये कितना आप समझते हैं कि इसमें सदाकत है? अच्छा, ये एक बस एक अलमिया है। मैं चूँकि साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को देखता हूँ, इस तरह के मामला, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स भी मेरे पास आते हैं। ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है कि ख़वातीन जब ज़्यादा कमाने लगती हैं या वैसे भी कमाने लगती हैं तो वो समझती हैं कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे इसकी, सबकी बात नहीं कर रहा, एक ख़ास क्लास की बात कर रहा हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी तलाक़ के मामलात होते हैं हमने देखा है कि उसमें आम तौर पे खातून का वर्किंग वुमेन होना एक बड़ी वजह बन रहा होता है। मेरा ख्याल है कि ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये कि बुरी बात, पैसा तो शादी को नहीं चलाता ना, कि आप अगर आप खुद कमाने लग गए हैं, खुद मुख्तार हो गए हैं, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो गए हैं, तो आप शौहर को कुछ ना समझें क्योंकि आप खुद कमा सकते हैं। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन सारे आप ठीक कह रही हैं, लेकिन सब ऐसा नहीं ना सोचते। तो मैं कह रहा हूँ इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक हस्बैंड को ये बताने, हस्बैंड को भी ये बताने की ज़रूरत है कि जब बेगम भी कमा रही है तो आपको कुछ जगहों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। घर के कामकाज में, बच्चों की तरबियत में आपको ज़ाहिर है टाइम तो वहाँ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। शौहर की भी तरबियत चाहिए और बेगम की भी तरबियत चाहिए कि अगर तुम काम कर रही हो तो शौहर की मर्जी के साथ घर के अंदर रहते हुए इक़दार के साथ करना पड़ेगा आपको। इन दोनों की भी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम गाड़ी ट्रेनिंग के बगैर नहीं चलाते, साइकिल ट्रेनिंग के बगैर नहीं चलाते, शादी ट्रेनिंग के बगैर कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शौहरों का
का एक और प्रॉब्लम ये भी है कि जब खातून, जो आपने भी एड्रेस किया कि ये भी उन्हें बताना चाहिए या उन्हें कंप्रोमाइज़ यहाँ पे करना चाहिए कि औरत बाहर भी काम करके आई है, ड्यूटी आवर्स उसके भी उतने ही है, मर्द के भी उतने ही है, लेकिन औरत ने घर आके बच्चों को भी देखना है, उसने घर आके किचन को भी देखना है, घर की बाकी जिम्मेदारियों को भी देखना है, लेकिन शौहर ने सिर्फ ऑफिस को देखना है। तो वहाँ पर अगर कहीं ना कहीं कोई झोल आ जाता है, कोई कहीं ना कहीं कोई मसला आ जाता है बाकी चीज़ों को मैनेज करने में, तो मर्द का ये जो एक जवाब होता है औरत के लिए कि सिर्फ तुम ही काम करती हो, मतलब ये थोड़ा समझ से बाहर हो जाता है। इसीलिए मैंने इस तरफ इशारा किया कि मर्दों की भी ट्रेनिंग की जरूरत है कि जिनकी बेगमात काम कर रही हैं उन्हें उनके प्रॉब्लम्स को, उनके टाइम मैनेजमेंट को, मेंटल स्ट्रेस को, वर्क स्ट्रेस को, वर्कलोड को समझना होगा। अदरवाइज तो फिर घर फिर जहन्नम बन जाएगा। आपने तो काम इसलिए शुरू किया था दोनों ने कि घर में आसाइशात आए, तो आप घरों में दूर हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इसकी ट्रेनिंग चाहिए, मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ बैठ के बात करनी चाहिए या उन्हें किसी मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए। ये बात वैसे ठीक है, ख़वातीन को जॉब्स करनी भी चाहिए और ख़ुद मुख्तारी का इसे अना का मसला बना लेना चाहिए, क्योंकि इससे चीज़ें तो मुतासिर होंगी। बहरहाल आपकी फैमिली के मामलात, आपके बच्चों की परवरिश, उनकी तरबियत और ये जो जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं शाल भी, ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ तो होंगी बहरहाल अगर खातून 8 घंटे या 10 घंटे। बिल्कुल होंगी, बिल्कुल। देखिए अब 8 घंटे या 10 घंटे की बातें ख़त्म होती जा रही हैं, अब मामलात और हो गए हैं। जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना, ये बात है 1950 के करीब की, यानी 70 साल पहले। उस वक्त मामला ये था कि यू ट्रेड योर टाइम विद मनी। फिर थोड़ा टाइम बदला चंद दहाइयों के बाद, उसके बाद हुआ ये कि आपने अपने स्किल्स को ट्रेड करना शुरू किया मनी के साथ। फिर अब और ज़माना बदला, अब आप रिजल्ट्स को ट्रेड करते हैं मनी के साथ कि मैं 1 घंटे में ये करके दे सकता हूँ, मैं 2 घंटे में ये करूँगा तो मुझे ये मुआवजा चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि आप 8-8 घंटे की जॉब करें, ठीक, आपको सीखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हम हमेशा तनकीद तो करते हैं ना गवर्नमेंट्स के ऊपर, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे काम गवर्नमेंट्स करती हैं। तो गुज़िश्ता कई गवर्नमेंट्स ने कंटिन्यूटी के साथ ख़वातीन को उलूम व फ़नून सिखाने के लिए कई इदारे कायम किए, जिसमें उन्हें पार्लर वर्क भी सिखाया गया, स्टिचिंग, बुटीक का तरह तरह के काम सिखाए गए। मेरा ख्याल है टैप्टा भी एक इदारा इस तरह का मिलता जुलता जो ख़वातीन को और मर्दों को उलूम व फ़नून सिखाता है कि आप वहाँ जाते हैं, सीखते हैं और आगे काम करते हैं। तो जो आपने 9 to 5 वाली बात की, इस सिलसिले में भी एक नया, मेरे लिए नया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कदम सामने आया। मैं किस स्क्रॉलिंग कर रहा था तो मेरे सामने आया प्रोजेक्ट बुल। मैंने कहा बुल भैंसों का कि प्रोजेक्ट होगा, कोई डेयरी फार्म का प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट बुल क्या है। अब जब मैंने उसे देखा तो मुझे पता चला, स्टडी किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अपनी एक्सचेंज बनाई है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, PMX के नाम से। अच्छा। उसमें उनके अपने जो ब्रोकर्स हैं या उनके एजेंट्स हैं, प्रोजेक्ट बुल असल में उनके एसोसिएट था, वो लड़कों को, लड़कियों को, ख्वातीन को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना सिखाता है कि आप 2 या 3 घंटे में इंटरनेशनल मार्केट में, पाकिस्तान के हालात को छोड़ें, आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करें और 2-3 घंटे में रुपयों में नहीं डॉलर्स में कमाएं। और वो जब मैंने उनके साथ उनके कुछ देखा तो वो लड़कियां जो वहाँ पे काम कर रही थी या बच्चे काम कर रहे थे, वो $100s of डॉलर नहीं, $1000s of डॉलर में अर्न कर रहे थे। अब वो मामला खत्म हो गया कि 9 to 5 वाला। आपने चूज करना है आप किस कैटेगरी में हैं, जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी के मुताबिक आपकी अर्निंग होगी। और ख्वातीन के लिए तो बहुत ज़्यादा माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि अमूमी तौर पर लोग 9 to 5 पे जाते हैं। 9 to 5 के नहीं, ख़वातीन की खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं, इनसिक्योर हैं वो, और किस तरह से इस माइंडसेट को चेंज करें। एक तो आपने खुद ही बता दिया कि एक तो लोगों का ये मसला भी है कि वो इनसिक्योर हैं। दूसरा, कुछ लोगों के घरों में अभी तक वो जो पुराने ज़माने की चीज़ें चल रही थी ना, वो उनसे बाहर नहीं आ सके, हमारी रिवायात में नहीं है, हमारी रिवायात में नहीं है। अब हमने कल्चर को, रवायत को और दीन को मिक्स कर दिया। कुछ चीज़ों का ताल्लुक हमारे कल्चर के साथ है, कुछ चीज़ों का ताल्लुक हमारी फैमिली की रवायात के साथ है और कुछ का ताल्लुक हमारे दीन के साथ है। हमने क्या किया कि हमने इन सबको मर्ज कर दिया। हमने समझा कि जो मेरे घर की रवायात हैं यही दीन है, इसलिए खातून का इस तरीके से इस बाउंड्री में रहना ज़रूरी है। हालांकि उसी बाउंड्री में रहते हुए ख्वातीन बेशुमार काम कर सकती हैं। हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, तो उनके उस वक़्त के जो सरबराह थे उन पर यह इल्ज़ाम था कि वो औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये कैसे मुमकिन है, हम तो गैरतमंद कौम हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं इजाज़त दूं किसी मेल डॉक्टर को कि वो मेरी बेटी का इलाज करे। तो इसके लिए मुझे ज़रूरी है कि एक फ़ीमेल डॉक्टर हो। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की एजुकेशन अच्छी हो तो मुझे फीमेल टीचर्स पैदा करनी पड़ेंगी, फीमेल शॉपकीपर्स पैदा करनी पड़ेंगी। जो जिस चीज़ को हम गैरत समझते हैं उसी चीज़ को समझें। अगर ये गैरत का मामला भी है तो आपके लिए भी तालीम ज़रूरी है, उसके लिए भी तालीम चाहिए कि आपकी बेटी लोगों को सपोर्ट करे, आपकी बेटी लोगों का इलाज करे, आपकी बेटी बिजनेस वुमेन हो और आपकी बेटी को हाथ यूँ ना करना पड़े, आपकी बेटी यूँ हाथ लेके चले। तो इस वक्त जो हमारी सोसाइटी चल रही है, जुनैद ने कहा कि माइंड
किस तरह से तब्दील किए जाएं। इनसिक्योर मर्दों को किस तरह से समझाना होगा कि ये आपकी इनसिक्योरिटी नहीं है बल्कि आपकी सपोर्ट बन सकती हैं, और औरत को किस तरह से समझाना होगा कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फिर आप डिवोर्स लेके आप अलग हो जाओ या आप बैचलर ज़िंदगी गुजारो, ये कतई तौर पर ज़रूरी नहीं है। आप एक साथ भी फैमिली को लेकर चल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, आपके बच्चे, फैमिली, आपके इन लॉज, आपके मैके वाले सब साथ मिलकर चल सकते हैं। मर्दों तो ये को किस ना तरह से सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी तो यही होती है कि जब ये कमाने लगेगी तो फिर ये मेरी बात नहीं मानेगी, काबू में नहीं फिर रहेगी। ये हाँ काबू में नहीं रहेगी, मनमानी करेगी। तो जिस तरह मैं आपसे अक्सर औकात गुफ्तगू में ख्वातीन के मामले में छेड़छाड़ करते हुए कहता रहता हूँ कि शौहर को काबू में करने की बजाय खुश रखने की कोशिश करें, मर्दों के लिए भी यही तजवीज़ है कि बजाय इसके कि आप बेगम को काबू में रखने के लिए उसे दबा के रखें, अपनी आप स्ट्रेंथ उसे को ना खुश रखें, आप उसे खुश रखें। एक शादी की हकायत है बड़ी मज़े की कि एक आदमी ने देखा कि एक आदमी जा रहा है और उसके पीछे पीछे जो है एक बकरी जा रही थी। उसने उसे पूछा कि बकरी को तुम्हें रस्सी से बांधा हुआ है ना, इसलिए तुम्हारे पीछे जा रही है। उसने रस्सी खोल दी, फिर बकरी उसके पीछे पीछे जा रही है। उस आदमी ने पूछा कि अब ये बकरी तुम्हारे पीछे क्यों जा रही है? उसने कहा मैंने इसे एहसान की रस्सी से बांधा हुआ है। तो अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ एहसान का, सिला रहमी का, मोहब्बत का, अखलाक का सलूक करें तो दुनिया की कोई ताकत या किसी भी किस्म की मौशी तंगी या मौशी आज़ादी उनके दरमियान दरार पैदा नहीं करेगी। इसके लिए हमें कम्युनिकेशन को बेहतर करना होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करती है। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बॉन्ड मजबूत होगा, हाथों में हाथ देके चलेंगे। एक पहलू खराबी का जो मुझे भी लगता है, पता नहीं आप इसकी तायद करेंगे, तरदीद करेंगे, वो है सोशल मीडिया या हमारे ड्रामे, जिसके अंदर वो मंजन और मिर्च मसाला जो दिखाया जाता है वही जो कच्चा ज़हन है जिसको पता नहीं है वो उसको अडॉप्ट भी कर लेगा और फिर आपके ख़ानदान के टूटने का बायस बनेगा। इससे तो कोई भी सेंसिबल बंदा इनकार नहीं कर सकता। जो आपने कहा, इस वक्त कई रिसर्चेस हुई कि हमारे माशरे में जो तलाक की रेशो बढ़ रही है उसमें सबसे बड़ा किरदार टीवी पर दिखाए जाने वाले ड्रामों का है। उनका बाकायदा एक अपना एजेंडा है और वो एजेंडा कारपोरेट सेक्टर को सपोर्ट करता है। उसके लिए वो चाहते हैं कि फैमिली सिस्टम टूटे, फैमिली की इकाई टूटे, ये लोग स्प्लिट हो जाएँ, उसके बाद बेशुमार इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी। ज़ाहिर है तो इन ड्रामों से भी बचना चाहिए। अगर बचना नहीं चाहिए तो पहले सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बच्चे को देनी चाहिए, उसे पता लगे कि ये क्या कहा जा रहा है। बच्चे ना टीवी पे कार्टून्स देख रहे थे, मेरे अपने बच्चे, तो मैंने कहा स्टॉप, उससे कार्टून को सीज कर दिया। तो मासूम से कार्टून थे ना, तो लड़की ने ना यहाँ तक का वो सिर्फ वो जो भी लिबास को कहते हैं स्कर्ट या बिकनी जो वो पहनी हुई थी और सिर्फ ऊपर उसने अंडरगारमेंट्स पहन के वो जो काम कर रही थी। मैंने बच्चों से पूछा कि क्या ये लिबास काबिल कबूल है? कहते नहीं। मैंने कहा आप जब ये देख रहे हैं टीवी कार्टून्स के जरिए आपको दिखा रहा है, दर हकीकत वो आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहा है कि दिस इज एक्सेप्टेबल। बिल्कुल ठीक। ये बिगाड़ तो ऐसे ही पैदा होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। और ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना इनसिक्योरिटी नहीं है बल्कि खुशहाली का बायस बन सकती है, क्योंकि उसने आने वाली नस्ल को तैयार करना है। आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट बन सकती है घर को चलाने के लिए, हमारा दीन भी यही सिखाता है। हमारा दीन भी यही सिखाता है। तो हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले कुछ खबरें भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। सिक्योरिटी, वो भी डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप साहब बराजमान होने वाले हैं सदारत की सीट के ऊपर। जनवरी में अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए इस बार कुछ मुनफरिद काम उन्होंने किया है। एक रोबोटिक कुत्ता है जो कि उनकी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगा अमेरिकी सदर के मनसब पर, और वो इंसानों की तरह रिस्पॉन्स करेगा और पहचान सकेगा लोगों को और वही सब काम करेगा जो एक आम इंसान करता है। और क्योंकि उनके ऊपर अटैक हो चुके हैं सदारती कुर्सी पर बैठने से पहले भी, जब वो कैंपेन चला रहे थे, तो यकीनी तौर पर उन्हें सख्त सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो ये बोस्टन डायनामिक्स नामी कंपनी ने तैयार किया है ये हाईटेक रोबोटिक कुत्ता, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए मामूर रहेगा। बिल्कुल। और ये रोबोटिक कुत्ता मुख्तलिफ जावियों से आजमाया जा चुका है कि कहीं को खराबी पैदा ना हो जाए, सिक्योरिटी के बजाय वो कहीं उल्टा अटैक कर दे। तो हमारी ने इसे अपने लिए परफेक्ट करार दिया है। और सिक्योरिटी पूरी तरह से खबरों की ज़ीनत तो बनते रहेंगे क्योंकि ट्रंप को खबरों में रहना आता है। इसके अलावा एक और ख़बर भी है कि बहुत बड़े हामी हैं डोनाल्ड ट्रंप के इलॉन मस्क भी, जो कि पैसा वसूल करना जानते हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति इलॉन मस्क को अमरीकी हुकूमत में एक अहम ओहदा भी दे दिया है। और हम बात कर रहे थे ना इशाल के $1 मिलियन फ़ी बंदा जो सपोर्ट कर रहा है, जो वोट कर रहा है, उसको दिए जा रहे थे, देते रहे। बिल्कुल। तो एलोन मस्क को अब जो काम दिया गया है, एक अहम ओहदा सियासत में दिया गया, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। अखराजात को कम करना है उनका। बिल्कुल जी। और एलोन मस्क ने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान अहम इत्तेहादी के तौर पर
वो सामने आए। उन्होंने मुबैना तौर पर रिपब्लिकन की जीत में मदद के लिए तकरीबन 27 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद की जो रकम थी वो खर्च की और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर ट्रंप की खूब मुहिम चलाई है। तो आखिर जी उन्हें बिलाखिर इसका जवाब भी मिल गया है, ये जो उन्होंने अर्न कर लिया। बिल्कुल ये जहांगीर तरीन है। खैर बहरहाल ये तो मजाक की बात थी। एलन मस्क बहरहाल एक बिजनेसमैन तो है ही और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो उनका रिवॉर्ड उनको मिल चुका है। देखते हैं कि अब हुकूमत के अखराजात को कितना वो कम करने में कामयाब होते हैं। तो ये थी कुछ दिलचस्प खबरें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पे बात होगी हमारे साथ। थैंक यू डॉक्टर साहब। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, अल्लाह ताला की बनाई हुई वैसे तो हर चीज़ ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम ये बात करते होते हैं कि अल्लाह ताला ने हर किसी को कोई ना कोई ख़ास खूबी देकर पैदा किया है। किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है तो कोई जहानत में बहुत लासानी है, किसी की शक्ल सूरत का कोई मोल नहीं है, इसी तरह से कोई खेलों में अपने मिसाल आप है। अभी आज हम जिससे आपको मिलवाएंगे वो होनहार बच्चा स्केचिंग में बहुत माहिर है। उसके हाथों में अल्लाह ताला ने इतना फ़न दिया है उसे, और उसकी उम्र छोटी है लेकिन काम बड़े बड़े करता है। फरहान जो है उसकी उंगलियां बड़े खूब तरीके से चलती हैं और बहुत से सेलिब्रिटीज़ के बहुत से अहम लोगों की तस्वीर और पेंटिंग्स ये बना चुका है। फरहान हमारे साथ मौजूद है। फरहान, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। कब से ये शौक़ पैदा हुआ और कितने मारूफ शख्सियात की पेंटिंग्स अभी तक बना चुके हैं आप? जी, सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस काम का शौक़ तो मुझे नर्सरी क्लास से ही था, लेकिन मैंने बाकायदा सोशल मीडिया पे इसको 5-6 साल से चला रहा हूँ और अब तक मैंने 100 से भी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ का स्केचेस बनाया और उनको प्रेस भी किया। अच्छा फरहान, किसी को एक बार देखने के बाद उसका स्केच बना लेते हैं आप, या फिर उसकी पिक्चर सामने होनी चाहिए, उसको सामने फिजिकली बैठना ज़रूरी है फिर आप उसका स्केच बना पाएंगे, या फिर किसी को एक बार देख लें तो स्केच बन जाता है? ये दोनों तरीके से हो सकते हैं। आप सामने भी बैठकर फिजिकली बना भी सकते हैं और पिक्चर भी मोबाइल में देख कर भी बना सकते हैं। और किसी को अगर आप एक बार देख लो तो उसका भी स्केच बना लेते हो? नहीं, एक बार तो नहीं देख सकते इस तरह तो, लेकिन अगर अब कोई फोटो वगैरह हो तो उस पर अगर बार बार अगर देखूं तो शायद थोड़ा हम आपकी पेंटिंग्स ना साथ साथ चला भी रहे हैं फरहान। तो जिन मशहूर शख्सियात की पेंटिंग्स आप बना चुके हैं, जब आप उनको प्रेजेंट करते हैं, देते हैं तोहफे के तौर पे, उनका रिस्पांस कैसा होता है? वो क्या कहते हैं? बस सारे सबका यही रिस्पांस होता है, बस माशाल्लाह कहते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को। मतलब हैरान हो जाते हैं कि ऐसा मतलब कैसे बनाया उन्होंने कलर पेंसिल से। वैसे तो पेंटिंग से भी बना सकते हैं। और टाइम कितना लगता है पेंसिल से? एक पेंटिंग बनाने में आपको कितना वक्त लग जाता है फरहान? ये इसके साइज और इसके कलर्स पे डिपेंड करते हैं। हर मतलब स्केचेस का अलग अलग साइज होते हैं तो उस पे अलग अलग टाइम लगते हैं। जैसे कि A4 साइज पे उस पे तकरीबन 1 से 2 घंटे लगते हैं और जो A3 साइज A2 साइज होते हैं उन पे तकरीबन 3-4 दिन लगते हैं। बड़े बड़े पेंटर्स जो हैं जो काम घंटों में महीनों में करते हैं, वो आप 2 घंटे में एक नॉर्मल स्केच बना लेते हैं। बहुत बड़ी बात है ये फरहान। इसको कोई इसकी एग्जीबिशन भी करवाई है, क्योंकि 100 से ज़ायद अब तक आप तकरीबन पेंटिंग्स बना चुके हैं हमारे नॉलेज के मुताबिक। तो क्या कोई इसकी एग्जीबिशन वगैरह भी करवाई है आपने? जी, एग्जीबिशन भी बहुत हुए। मैं हमारे जो PNC है, NCA पंजाब आर्ट्स काउंसिल, वहाँ पर भी मैंने एक दफ़ा एग्जीबिशन किया था और सरीना होटल इस्लामाबाद में भी एक दफ़ा एग्जीबिशन होता और कई ऐसे मकामात पर मैंने एग्जीबिशन किए और बहुत अच्छा। हम देख रहे हैं फरहान कि आपने सर पे चित्राली या गिलगित बल्तिस्तान साइड की एक कैप पहन रखी है। आपका आबाई इलाका कौन सा है? फरहान मचौलवी आपका नाम है, तो ये बताइएगा कि इस नाम का मतलब क्या है? ये कास्ट है आपकी और कौन सी ज़ुबान है आपकी मादरी ज़ुबान जो आप बोलते हो? जी, ये अल्फाज मतलब ये मेरा अपना सियाती गांव का नाम है फरहान मचौलवी। तो हमारे ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गांचे इलाके खपलू से है। खपलू से आगे मचलो एक वैली होते हैं, वहाँ पर उस नाम से मैंने अपना सोशल मीडिया पे रखा हुआ फरहान मचौलवी। और आपका जो नाम है ये भी आपके गांव से रिलेट करता है, फरहान मचौली? जी, ये गांव से रिलेट करते हैं। गांव का ही अपना मैंने मतलब नाम रखा हुआ है फरहान मचौलवी आर्ट्स।
ज़बरदस्त। ठीक है, जबरदस्त। Yes. बच्चों, चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से ज़बरदस्त पेंटिंग्स बनाते रहिए और मुल्क का नाम रोशन करते रहिए। हमारे साथ मौजूद थे फरहान, जो कि पेंटिंग्स तो बना चुके हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, जारी और सारी है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और अभी बहुत से दिलचस्प इशूज़ हैं, अहम इस पर इशूज़ भी बात हैं। करना बाकी है, तो स्टे विद अस। बात हो जाए सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक साहब की, जिनका 555वां यौम पैदाइश है, जो कि कल मनाया जाएगा और इस तकरीबात को 16 नवंबर तक जारी रखा जाएगा। और दुनिया भर से बड़ी तादाद में सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। बाबा गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में पहुंचना शुरू हो गए हैं। सिख यात्रियों का कहना था कि हमें पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की सिक्योरिटी इंतजामात बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तानी आवाम से हमें बहुत प्यार मिल रहा है। यहाँ आकर ऐसे लग रहा है कि हम अपने ही मुल्क में हैं। बच्चे और जवान हमारे साथ तस्वीरें बनाते हैं। ਅਸੀਂ वर्णन नहीं कर सकते, ਅਸੀਂ मैंशन नहीं कर सकते कि इन्ना आनंद, इन्ने लोग अच्छे इत्थों दे, इन्ने मिलनसार। और इस घर ते गुरु नानक दा घर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। बड़ी मुश्किल नाल साडी इच्छा पूरी हुई है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। सिख यात्रियों का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और भारत की टीमों में टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि आपसी प्यार और ज्यादा बढ़े। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वीजा फ्री करने पर सिख यात्रियों का कहना था कि इससे और ज्यादा सिख संगतें पाकिस्तान आएंगी। एक सवाल के जवाब में सिख यात्री का कहना था कि ये बात झूठ है कि जिस सिख के पासपोर्ट पर पाकिस्तान का वीजा लग जाए उसे दुनिया के किसी मुल्क का वीजा नहीं मिलता। हमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਨਾ। सिख यात्री जसबीर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू शो कहेंगे जसबीर सिंह आपको, और पाकिस्तान में भी आपको वेलकम कहेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप पाकिस्तान में आके? जी, जिन्ने भी साडे भैन भरा प्रोग्राम देख रहे सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 555ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਕਾਫ ਮਹਿਕਮਾ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ तरह का डर भै ही नहीं रहिंदा कि असीं कनेडा अमेरिका च फिर रहे हैं। हमें भी बड़ी खुशी होती है आपको खुशामदीद कह के, आपकी मेहमान नवाजी करके। तो पाकिस्तान में अभी तक यकीनी तौर पे कल तो अब जन्मदिन भी है बाबा गुरु नानक का, कहाँ कहाँ जाने का इरादा है? कहीं सैर सपाटे भी किए? कुछ जो खाने हैं पाकिस्तान के मशहूर वो भी खाने का मौका मिला? जी जी, असी जड़ा है ननकाना साहब जा आए हैं, कल फिर जाना है और नाल दी नाल असी करतारपुर साहब भी जा आए हैं और साडियां संगतां ने जड़ा है जी करतारपुर साहब दे लई एक ट्रैक्टर भी डोनेट कीता गुरु नानक बाबा गुरु नानक देव जी महाराज दे उन्हां खेतां दी वाही दे लई, उन्हां दी फसलां दे लई ट्रैक्टर एक असी डोनेट करके आए हैं और नाल दी नाल पंजा साहब दे दर्शन करके आए हैं। अज असी लाहौर दे विच शाही किला जाण दा इरादा है, लाहौर घुम्मण दा इरादा है साडा। तो वाकई ही आ जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जम्मिया नहीं, तो ऐसा माहौल जड़ा है जी। चलो जसबीर सिंह तो तुसी ते जम्मे गए क्योंकि तुसी ते लाहौर वेख लिया हुण। की समझदे हो कि भारतीय टीम नू पाकिस्तान आना चाहिए खेडन वास्ते, क्रिकेट टीम नू, या नहीं आना चाहिए? सिक्योरिटी तुसी किस तरह दी महसूस कीती है पाकिस्तान दे विच? मैं कहना जी दुनिया दे हर मुल्क दे वशिंदे नू पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सेफ आ, बहुत ज़्यादा सिक्योर आ। पाकिस्तान दे विच किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। निक्कियां मोटियां प्रॉब्लम जिहड़ियां हर मुल्क दे विच है। कनेडा भी इस वेले सेफ नहीं, अमेरिका सेफ नहीं। सो दुनिया का हर मुल्क जिहड़ा है इस वेले वो स्ट्रगल कर रहा है, पर ओहो जे नॉर्मल पाकिस्तान है, कोई ऐसी कोई गल। हमारे साथ मौजूद हैं एक सिख यात्री और उनका कहना है कि सिर्फ भारतीय टीम को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टूरिस्ट को भी आना चाहिए। पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और वो तो काफ़ी खुश दिखाई दिए हैं
और कल तो यकीनी तौर पे उनकी मसरूफियात होंगी, लेकिन वो इरादा रखते हैं कि वो ना सिर्फ लाहौर में बल्कि दीगर शहरों में भी जाने का उन्हें मौका मिल सके और जो मेहमान नवाजी है पाकिस्तानियों की उसके वो मोतरफ। करतारपुर राहदारी बेसिकली सिखों के लिए खोली गई है, सिख भाइयों के लिए जो यात्री यहाँ पर आते हैं, हर साल आते हैं और इसी तरह से बाबा गुरु नानक के यौम पैदाइश पर वो आकर जश्न यहाँ पर मनाते हैं और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर वो घूमते फिरते हैं और एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान को। और जो एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है, पाकिस्तान के अंदर जो पुरअमन पाकिस्तान है, उसका जो इमेज है वो पूरी दुनिया पर जाता है कि किस तरह से पाकिस्तान जो वेलकम करता है, दीगर जो मसलिक से लोग रखते हैं, जो भी मेहमान हैं उन्हें वेलकम करते हैं। और भारतीय टीम को भी मेरे ख्याल में सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए, भारतीय हुकूमत को अपनी टीम को भेजना चाहिए। ये एक अहम इवेंट है, बड़ा इवेंट है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और आज जिस तरह से आप जानते हैं ज़्यादतीज़ का आलमी दिन है और ये एक ख़तरनाक मर्ज़ भी है और इस मर्ज़ से बचाव के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, जो तकारीब भी आज दिन भर होती रहेंगी, इससे मुतल्लिक एक पैकेज देखते हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं कि इसका खात्मा किस तरह से मुमकिन है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियादतीज़ से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान की 30.8% आबादी ज़ियादतीज़ या शुगर में मुब्तला है। कुवैत 24.9% शुगर के मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर है। ताहम मरीजों की तादाद के हवाले से चीन में सबसे ज्यादा 14 करोड़ अफराद शुगर के मरीज हैं। भारत 7 करोड़ मरीजों के साथ दूसरे और पाकिस्तान 3 करोड़ से ज्यादा मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर है। इस साल का थीम रुकावटों को तोड़ना, खलाक को खत्म करना, ज़ियादतीज़ के खतरे को कम करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए हमारे अज़्म की निशानदही करता है कि ज़ियादतीज़ की तशख़ीस करने वाले तमाम अफराद को मुसावी, जामे, सस्ती और मयारी इलाज और देखभाल तक रसाई हासिल हो। 14 नवंबर फेडरिक बैंटिंग का यौम पैदाइश भी है, जिन्होंने 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन ईजाद की थी। 14 नवंबर के दिन इस अजीम माहिर तिब को खिराज तहसीन भी पेश किया जाता है, मगर इस दिन का बुनियादी मकसद ज़ियादतीज़ के हवाले से आगाही पैदा करना है। बैनुल-अक़वामी ज़ियादतीज़ फेडरेशन ने दुनिया भर में पहली बार शुगर का आलमी दिन 1991 को मनाया था, जबकि 2006 में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक करारदाद के जरिए 14 नवंबर को शुगर का आलमी दिन करार दिया था। पाकिस्तान में भी ज़ियादतीज़ का मरज़ फैल रहा है। मोटापे के शिकार अफराद में ज़ियादतीज़ के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ये बीमारी एक खामोश कातिल है। मुकम्मल परहेज और चहलकदमी और वर्जिश से ही इस मरज़ के खिलाफ जंग की जा सकती है। बहुत ज्यादा प्यास, थकावट, धुंधली नजर, पाँव का सुन्न होना, जख्मों का देर से भरना, चिड़चिड़ापन, कमजोरी और भूख का एहसास, जिस्मानी वजन में कमी और टॉयलेट का बार बार रुख करना शुगर की अलामात है। इस बीमारी में लबलबा इंसुलिन पैदा करना छोड़ देता है। पाकिस्तान ज़ियादतीज़ की आलमी दर्जा बंदी में चीन और भारत के बाद तीसरे नंबर पर है। ताहम आबादी के तनासुब से देखा जाए तो पाकिस्तान में सूरत हाल संगीन है, क्योंकि पहले 2 ममालिक की निस्बत रोजाना की बुनियाद पर शुगर के मरीजों में इजाफे की शरह पाकिस्तान में ज्यादा है। अगर एहतियात ना बरती गई तो बहुत जल्द पाकिस्तान में सूरत हाल संगीन हो जाएगी। ये बीमारी एक खामोश कातिल है, ये कहा ही नहीं जाता। सिर्फ ये अमली इक़दामात इस तरह से ज़ियादतीज़ हमें करके दिखा रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो ज़ियादतीज़ के मर्ज़ में मुब्तला होकर मौत का शिकार हो जाते हैं। तो हम इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर इजहार खान हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर इमराज़ ज़ियादतीज़। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, इसको खामोश कातिल कहा जाता है, ये कब आपको लाहक हो जाता है और कब आप जो है वो इसका इतना शिकार हो जाते हैं कि आपके ज़ख्म भी भरते नहीं हैं, आपको अपने अज़ा कटवाने पड़ जाते हैं, मौत के मुंह में आप चले जाते हैं? इसका पता किस तरह से, पहली बात तो ये अलामात क्या होती हैं कि आपको पता चलना शुरू हो जाए कि आप शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हो? थैंक यू विशाल। जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, कि आज इतने इंपॉर्टेंट डे पे, जो कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, यूनाइटेड नेशन जो है इसको सेलिब्रेट करता है पूरी दुनिया में। और ये पूरा महीना जो है, इवन यहाँ पे इनकी पूरी दुनिया में डायबिटीज़ की अवेयरनेस पे काम के लिए इनकी पूरी दुनिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैंपेन चलाते हैं। ठीक है जी, आपने जैसे पूछा कि ये खामोश कातिल है, ये एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम तक ये शाल खामोश कातिल है, और उसके बाद जब ये एक ख़ास लेवल से आगे जाता है तो फिर ये कातिल सामने आ जाता है। इतना हॉरिबल वे में सामने आता है कि इसके इनकी कत्ल के अज़ाइम आपको साफ नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इसकी अलामात को कैसे पकड़ा जाए? इसमें देखें, सबसे जो ख़तरनाक बात है खामोश कातिल की, कि ये तकरीबन 10 से 12 साल से आपके बॉडी में
लाइक एक घर बना रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है चीज़ों का, ठीक है। और उसके बाद आपको, हमें जनरली हमारे तो ट्रेंड ही नहीं, हम लोग एनुअल अपने टेस्ट नहीं करवाते, हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, तो हम अपनी हेल्थ के बारे में तो हमारा इनकी लाइक प्रायोरिटी ही नहीं है हमारी हेल्थ ना, ठीक है। एक तो ये, तो इसमें जब सामने आ जाती है तो उसमें सिम्टम जो है उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे पाकिस्तान नंबर 1 डिक्लेयर हो चुका है दुनिया में, नंबर 1 डायबिटीज पेशेंट्स में, और 20% हो चुकी है आबादी जी, 3.5 करोड़ तो रिकॉर्डेड हैं और 1 करोड़ वो हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। तो तकरीबन 4.5 करोड़ इंसान जो हैं 25 करोड़ में से वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, और आप देखें बहुत से जो है इस प्रोसेस में हैं और बहुत से प्री डायबिटिक हैं। ये बात ठीक है डॉक्टर साहब कि मोटापे का शिकार लोग इसका ज़्यादा टारगेट बनते हैं? जी, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि बेसिकली रीजंस क्या होती हैं। इसमें 3 अक़साम है बेसिकली, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि हामला ख़वातीन होती हैं, जो जिनको उनकी प्रेग्नेंट होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि ताकि आगे बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो। इस हवाले से ये कि 90 से 95% तक जो होता है वो टाइप 2 होता है, ठीक है, टाइप 2। और जो टाइप 1 होता है इसमें आपका जो पेंक्रियास है वो आपको इंसुलिन बनाता ही नहीं है, तो इसलिए आपको बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन आज हम इस पे इंशाल्लाह आज की डे पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस देने जा रहे हैं, ताकि अगर हम और आपके चैनल से इनकी हम इंशाल्लाह कहेंगे कि इनकी बनो एक आवाज़ पाकिस्तान में डायबिटीज़ खत्म के खात्मे के लिए, ठीक है। तो पाकिस्तान डायबिटीज के खिलाफ, ठीक है, पाकिस्तान में डायबिटीज के खात्मे के लिए हम सबको एक होना है और एक आवाज बनना है, बनो एक आवाज। तो डॉक्टर साहब इसकी अलामात पे सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग तो हमारी एक आदत ही नहीं है कि हम रूटीन टेस्ट अपने बॉडी टेस्ट करवाएं कि पकड़ा जाए। तो ये कि पहले पता नहीं चलता, लेकिन जब ये सर चढ़ के बोलने लगती है ये बीमारी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि 3-4 में मैंने अलामतें बताता हूँ आपको। एक तो आपको उनकी यूरिन जो है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आना शुरू हो जाता है और आपका कंट्रोल खत्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको रैपिडली इनकी यूरिन आना शुरू, वॉशरूम जाना पड़ता है एक चीज़। उसके बाद आपका जो मुंह है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, ठीक है, आपका मुंह ड्राई होता है, आपको फील होना शुरू है। उसके बाद आपका वजन बाज़ कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, बिला वजह। अच्छा, शुगर की अलामात में वजन कम होना शुरू हो जाता है, जबकि हमने देखा डायबिटिक पेशेंट जो बहुत मोटे होते हैं। दोनों चीज़ें हैं, जैसे भूख का बाज़ ज़्यादा लगना या कम होना, वजन का ज्यादा होना या कम हो जाना है अचानक। जब भी कोई अनयूजुअल चेंज आपकी बॉडी में आना शुरू, इसी तरह से आपकी नजर का धुंधला जाना, थोड़ा थोड़ा धुंधला नजर को भी, आईसाइट को भी अफेक्ट करती है। ओहो, ये तो आप ये समझ लें कि ये वो चीज़ है, ये ब्लड में पूरा सर्कुलेट, जहां ब्लड जा रहा है आपने हर जगह पे इसने इफेक्ट करना है, ये दीमक है। अच्छा, पाँव के अंदर सुइयां चुभना, सुन हो जाना, ये अलामत भी है, न्यूरोपैथी कहते हैं इसे, ठीक है। देखें जब ब्लड की, देखें सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपकी समझ लें इनकी फिनोमेना को, कि आज हम ताकि समझा सकें कि ये ब्लड जो है इसके अंदर शुगर एक्सेसिव उनकी तादाद में हो जाती है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती बॉडी में, वो फिर खून में चलनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, आसानी के लिए जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं जिसको ये खदशा हो या ना भी हो, तो वो कौन से टेस्ट हैं जो कि लैब में जाके करवाएं, जिससे पता लग जाएगा कि वो खतरे के बाहर हैं? आप देखेंगे मोहल्ले में आते जाते तो हर जगह पे किसी फिजिशियन से या डॉक्टर से नॉर्मल वे में आप 50 रुपए 100 रुपए दें और आप उनकी अपना ग्लूकोमीटर से चेक करा, ये तो पहले है, ठीक है। अगर आपको सिम्टम, अच्छा उसमें भी फौरन नहीं आपको पता चलता, कम से कम 3-4 दिन रेगुलरली आप कराते रहे। 2 तरह के होते हैं, एक तो फास्टिंग होती है, एक तो खाली पेट करानी होती है आपने, ठीक है। कम से कम 12 घंटे की आपकी फास्टिंग हुई हो, आपने कुछ ना खाया हो, पानी भी ना पिया हो, पानी पी सकते हैं, पानी खाना नहीं खाया ना हो, ठीक है। फास्टिंग और उसके बाद रैंडम किसी भी लंच या डिनर के बाद 2 से 2.5 घंटे बाद आप जो टेस्ट कराते हैं तो उसका होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि इसकी जो रेटिंग है उसमें आमतौर पे 80 से लेके 120 तक अगर फास्टिंग आ रही है आपकी, तो ये नॉर्मल है, ये तकरीबन नॉर्मल है, ठीक है जी। 80 से 120 हो जाएगी, अच्छा इससे ऊपर जाएगी फास्टिंग तो डेफिनेटली फिर आप उस सर्कल में आ चुके हैं, एक तो ये। अच्छा उसके बाद आपकी जो रैंडम है, रैंडम जो है 120 से लेके लाइक 150-60 तक हो तो नॉर्मल है, इससे ऊपर जाए तो आप अलार्म बच सकता है। ये हो गया जी, इन चीज़ों का आपको अच्छा दूसरा जो मेन टेस्ट है, बच्चों में भी अलामात यही होंगी सेम जो आपने बताया, और बड़ों में भी अलामात यही होंगी। उसमें इनकी जो दूसरा है इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये तो आपने रेगुलर करा लिया, वो 3 मंथली टेस्ट भी उसे कहते हैं, सादा अल्फाज में उसको कहते हैं, इनकी मेडिकली कहते हैं HbA1c, ठीक है। HbA1c ये आप लैब में जाके कहेंगे तो HbA1c 3 माह का टेस्ट भी सादा अल्फाज में कहते हैं, ठीक है। 3 मंथली टेस्ट कर दें जी, ठीक है। वो अगर आप करा लेते हैं तो आपका पिछला सारे 3 माह का एग्रीगेट आपको पता चल जाता है कि आपका किस तरह रही है शुगर, तो वो लेवल बता देता है। उसमें अगर आपका, अब इसमें भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, इसमें अगर आपका 5.6 है तो आप नॉर्मल हैं,
इससे जैसे ऊपर जाएंगे 6 के दरमियान तक तो आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं। ठीक है जी। अब इस तरह से जैसे ऊपर चलते जाएंगे 12, 13 इस तरह से लाइक, तो फिर हाई होती 6 से ऊपर जैसे जैसे पॉइंट जाता जाएगा बहुत ज़्यादा हाई होती जाएगी। ठीक है, तो ये आपको रेंज का पता होना चाहिए। तो प्री डायबिटिक जो होते हैं उनको तो आप उनकी ध्यान से तकरीबन मेरा ख्याल है कि आधी हमारी पॉपुलेशन प्री डायबिटिक होगी। अच्छा, मेडिसिन या इंसुलिन की जरूरत कब पड़ती है डॉक्टर साहब? वो कौन सी स्टेज है? ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का टॉपिक है। इसमें देखें, इसमें जितनी रिसर्चेस हो सके, हम बहुत ब्लंटली आपके चैनल पे बात भी कर रहे हैं कि इसमें जितनी भी इंटरनेशनल रिसर्चेस हो सकी हैं, ये मैं इसमें कहता हूँ डायबिटीज़ के हवाले से 2 चीज़ें हैं। एक तो बुरी खबर है, बुरी खबर ये है कि डायबिटीज़ बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अलार्म के साथ इसके विजिलेंट होना चाहिए, और इनकी ये ऐसे ही है जैसे, और दूसरी अच्छी खबर ये है कि ये काबिल इलाज है। ये ऐसे ही है जैसे कि कामयाबी का दरवाज़ा जो है वो बंद है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि वो लॉक नहीं है। तो इंसुलिन का के हवाले से जो पेशेंट इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल रिसर्चेस जितनी भी हो रही हैं, इसमें मैं 10 बस्ता अपने इनकी मेडिकल इनकी जो कम्युनिटी है उनको भी कहूँगा कि आपको सब पता है और आप ये इस चीज़ को समझें। इंटरनेशनल रिसर्चेस हो चुकी हैं, बेसिकली ये डाइटरी डिजीज़ है। ठीक है, अगर हम अलाइन कर लें अपनी डाइट को और अपने लाइफस्टाइल को, 2 चीज़ें, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि 4 चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो डायबिटीज़ होगी नहीं, अगर होगी है तो इनको कंट्रोल करें। डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट सा है, मैं 4 चीज़ें इसमें बताना चाहूँगा, स्पीडी बता दीजिए डॉक्टर साहब। 4 चीज़ें, सबसे पहले तो ओबेसिटी, वेट का ज़्यादा होना। अच्छा, वेट में भी आपकी वेस्ट का ज़्यादा होना, जितनी वेस्ट ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा शॉर्टर दी बेल्ट लॉन्गर दी लाइफ, लॉन्गर दी बेल्ट शॉर्टर दी लाइफ। कमर को पतला रखिए। ठीक है जी, एक चीज़ ये नंबर 1। नंबर 2, आपका जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ पाकिस्तान में इशू है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है ये बहुत बड़ा एलिमेंट है इसको एग्रीवेट करने का, दूसरी डिजीज़ को भी लेकिन इसको भी। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी है आपकी गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, जैसे हम ले रहे हैं और जिस तरह की ले रहे हैं। फास्ट फूड आप देखेंगे, एक कोल्ड ड्रिंक है उसमें 12 से 14 चम्मच चीनी होती है एक कोल्ड ड्रिंक में। इसी तरह से हमें जो नहीं बताया जाता, वो लास्ट प्रोग्राम में हमने बताया, वो एक जो चपाती है उसमें तकरीबन 10 से 12 चम्मच चीनी है एक। आप अंदाज़ा करें तो एवरेज अगर 3 से 4 चपाती खाएं दिन में, सुबह दोपहर शाम पराठे समेत, तो 30 से 40 चम्मच चावल भी, चावल चपाती, चीनी भी और नमक भी, ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। डॉक्टर साहब, कोकोनट वाटर ये इफेक्टिव होता है शुगर पेशेंट के लिए? नहीं, डेफिनेटली। इसमें देखिए, इस पे जब जाएंगे तो इस पे तो किचन में, जैसे हम कहते हैं कि फूड लाइक फूड एज ए मेडिसिन और किचन एज क्लिनिक, हम कहते हैं सिंपली बातें करते हैं ताकि हर इंसान अपने आप को अगर सही अलाइन कर ले तो अपने आप को। आपने बताया डॉक्टर साहब, लास्ट चौथी चीज़ कौन सी है? वो भी क्योंकि वक्त ये इनके आपका स्ट्रेस हो गया, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज ना करना। एक्सरसाइज, ठीक है, 4 चीज़ें हमने बता दी। एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज जो घर बैठे पेशेंट्स कर सकते हैं। एक तो अपने हाथों को, आपने मुट्ठियों को बंद करते रहें हर वक्त, पूरे टांगों को हिलाते रहना है, पॉइंट्स होते रहने, टांगों हिलाने। इसके अलावा आपकी जो की जो एड़ियाँ हैं, जब आप खड़े भी हों तो खड़े होकर अपनी एड़ियाँ उठाते रहें। ये तो बुजुर्गों के लिए बड़ा इफेक्टिव हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, बैठे हुए जरा करके दिखा दें। कैमरामैन से कहूँगा मैं जरा इसको जूम करके डॉक्टर साहब की टांगों को जरा मूवमेंट दिखा दें। जी बिल्कुल, इस हवाले से ये देखें कि आप खड़े हो दिखाएंगे, आप खड़े होकर ये आप अपनी एड़ियों को उठाते हैं, ये आप अपनी एड़ियों को उठाएं, ये आप एड़ियों को उठाते रहें सारा दिन, आराम से आप कर सकते हैं, जितनी दफ़ा मर्जी करें। ठीक है जी, ये। और इसी तरह से बैठे हुए आप करते हैं तो ये आप अपनी एड़ियों को ये उठाते रहें और अपनी मुट्ठियों को बंद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये अपना लाइफस्टाइल तब्दील कीजिए और अपने किचन को क्लिनिक बना लीजिए और अपनी जो डाइट है उसको मेडिसिन बना लीजिए, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।